आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। विश्व शांति का मूल है, वीतराग विज्ञान। वीतराग विज्ञानमय स्वात्म का धरि ध्यान। बने बनेंगे बन रहे वीतराग भगवान। वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार। वीतराग विज्ञान का कर हो प्रसार। आज आपसे मैं जो 5 पाठ दिए थे, बालबोध पाठमाला भाग 2 में पाप और कसाय, इसके बाद भाग 3 में इंद्रियां, सदाचार और द्रव्य गुण पर्याय, ये 5 पाठ आपको दिए गए हैं। इनको अच्छे से तैयार करना है, बाकी सब तो तैयार करने ही है, लेकिन इनको विशेष रूप से आप तैयार करें। और अनुवृत्तियों में बांटना, परिभाषाएं निकालना, मुख्य बिंदु निकालना, ये सब कुछ आपका बिल्कुल व्यवस्थित तैयार हो। कौन से उदाहरण देना है, जिससे कि इन 5 में से ही कोई पाठ आपको दिया जाएगा और उसे आपको पढ़ाना होगा। ठीक है। अब वहां आप ये नहीं कह पाएंगे कि मैं इसकी जगह ये वाला पाठ पढ़ा लूं, क्योंकि 5 दे दिए तो 5 की तैयारी बढ़िया कर लें। और इन 5 में से कोई हम देंगे आपको, ये पाठ आपको पढ़ाना है, इस दिन की ये अनुवृत्ति पढ़ाना है, ऐसा हम देंगे आपको। हमारे साथ परीक्षक बैठेंगे, वो आपको बोलेंगे कि आपको क्या पढ़ाना है और फिर आपको पढ़ाना होगा। इसलिए आपकी पूरी तैयारी होना चाहिए 5 पाठों की, सब तरह से। और सभी ने पाठ योजनाएं जमा कर ही दी होंगी। पहली पाठ योजना और उसके बाद दूसरी पाठ योजना, और कल पाठ निर्देश देंगे तो पाठ निर्देश, ये सब मटेरियल जिसका नहीं आएगा उसको एग्जाम देने नहीं मिलेगा। इसलिए आपका ये सारा जो असाइनमेंट है, इसको असाइनमेंट कह सकते हैं, 2 पाठ योजनाएं, 1 पाठ निर्देश, ये आना जरूरी है, अनिवार्य है। उसके बाद फिर आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, ठीक है, जिसमें आपको पढ़वाया जाएगा, आपको कोई चैप्टर पढ़ाना होगा प्रोसेस से, विधि पूर्वक। और फिर होगा रिटन एग्जाम, जो 2 तरह के रिटन एग्जाम होंगे। सिद्धांतिक कक्षा के होंगे, बालबोध भाग 1, 2, 3, और फिर दूसरा पेपर होगा शिक्षण पद्धति का, जो प्रशिक्षण निर्देशिका के आधार से होगा। और ये सारे प्रश्न पत्र का जो सैंपल है, नमूना है, वो आपकी बुक में दिया है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। पाठ निर्देश कैसे बनाना है, पाठ योजना कैसे बनाना है, ये सारी बातें हैं। और साथ में आप ध्यान रखें, अभी पढ़ाने की प्रैक्टिस तो कर ही रहे हैं आप, लेकिन आपको जो परिभाषाएं पढ़ाई गई हैं इसकी प्रशिक्षण निर्देशिका के अंदर से, वो पूछी जाएंगी। पाठ योजना किसे कहते हैं, आदर्श वाचन किसे कहते हैं, है ना, ऐसे इस तरह की परिभाषा है। आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन में क्या अंतर है, सामान्य उद्देश्य और विशेष उद्देश्य में क्या अंतर है ना, और आगे विचार विश्लेषण और सामान्य अर्थ विवेचन में क्या अंतर है, वस्तु बोधगम्य प्रश्नोत्तर और वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर में क्या अंतर है। तो जहां हमें कंफ्यूजन की संभावना होती है, वो प्रश्न पूछे जाएंगे। पूर्व पाठ मूल्यांकन और समापन मूल्यांकन में क्या अंतर है, पूर्व पाठ मूल्यांकन और समापन मूल्यांकन में बताओ क्या अंतर है, आप लोग बताओ। हाँ किंजल जी। समापन, अपने क्वेश्चन एक बार रिपीट कीजिए सर। समापन मूल्यांकन और पूर्व पाठ मूल्यांकन बोला ना आपने। पूर्व पाठ मूल्यांकन अगले पाठ का मूल्यांकन होता है, पूर्व में पढ़ाया हुआ अगले दिन का पाठ। अगले पाठ का कि पिछले पाठ का, पीछे वाले पाठ,
पहले वाले। पीछे, हाँ, पहले पढ़ाया हुआ पाठ का मूल्यांकन होता है, और समापन मूल्यांकन जो पाठ उस दिन पढ़ाया हो उसका एक बार उसमें से क्या समझ में आया उसका मूल्यांकन होता है। तो ऐसा पहला अंतर हो गया कि पूर्व पाठ मूल्यांकन एक दिन पहले पढ़ाए गए पाठ का होता है, पहले पढ़ाए गए पाठ का होता है, नाम ये पूर्व पाठ मूल्यांकन। और समापन मूल्यांकन उसी दिन का जो पाठ पढ़ाया गया है उसका होता है। एक पॉइंट हो गया। दूसरा हो गया, पूर्व पाठ मूल्यांकन का उद्देश्य होता है कि जो गृह कार्य दिया गया था वो बच्चों ने तैयार किया या नहीं। और समापन मूल्यांकन का प्रयोजन होता है कि आज जो मैंने पाठ पढ़ाया, अध्यापक ने पाठ पढ़ाया है, वो छात्रों को समझ में आया है या नहीं। दो हो गए। तीसरा, पूर्व पाठ मूल्यांकन में वस्तुनिष्ठ पद्धति के 4 सोपानों में से चौथे सोपान का प्रयोग किया जाता है, और समापन मूल्यांकन में तीसरे सोपान का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस तरह से 3 अंतर हो गए। और पूर्व पाठ मूल्यांकन में यदि कोई किसी प्रश्न का उत्तर ना दे तो क्या हो, चौथे सोपान से पूछा गया है और यदि उससे कोई उत्तर नहीं दे रहा है तो तीसरा लगाएंगे, दूसरा लगाएंगे, फिर पहला लगाएंगे यदि जवाब नहीं आता जा रहा है तो, और बिल्कुल भी जवाब नहीं दे रहा कोई भी तो फिर से पढ़ाएंगे, वापस पढ़ाएंगे। ऐसे समापन मूल्यांकन में तीसरे सोपान से पूछेंगे, और यदि तीसरे सोपान से पूछने पर उत्तर नहीं आया तो दूसरा, फिर पहला लगाएंगे। और यदि किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया तो इसका मतलब उनको समझ में नहीं आया, आज का पाठ ही नहीं समझ में आया, तो आपको कल फिर से पढ़ाना पड़ेगा, है ना। इस तरह भी अपन लिख सकते हैं। और भी आप पढ़ेंगे तो यदि और कोई अंतर निकल रहा हो तो वो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, एक आध ये भी हो जाएगा कि जैसे किसे कहते हैं, है ना, पूर्व पाठ मूल्यांकन में किसे कहते हैं ऐसा प्रश्न होता है, और समापन मूल्यांकन में क्या कहते हैं, पूरी परिभाषा बोल के क्या कहते हैं। एक सैंपल आप दे सकते हैं वहां, उदाहरण कोई भी पाठ की परिभाषा। तो ऐसे 5 अंतर हो गए। देखो नंबर ऑफ अंतर कितने निकाल पा रहे हैं आप व्यवस्थित तरीके से, तो यही तो भाव भाषण हो गया ना, भाव भाषण परक प्रश्न इसी को तो कहते हैं, जिसमें अंतर निकालना भी आना चाहिए। समझा होगा तब तो अंतर निकालेंगे, समझा ही नहीं होगा तो अंतर कैसे निकालेंगे। हाँ बोलिए समता जी। सर एक और डिफरेंस है कि पूर्व पाठ मूल्यांकन में हम तीनों तरह के प्रश्न पूछते हैं, पारिभाषिक, भाव भाषण और जीवन उपयोगी, और समापन में हम पारिभाषिक ज्यादा पूछते हैं। ज्यादा क्या, पारिभाषिक ही पूछते हैं। तो सही आपने अंतर निकाला है। पूर्व पाठ मूल्यांकन में हम बोधगम्य के साथ साथ भाव भाषण परक, या वो आपने बोला पारिभाषिक, और के साथ साथ भावासन परक और जीवन प्रश्न पूछते हैं, है ना। लेकिन समापन मूल्यांकन में केवल पारिभाषिक प्रश्न ही पूछते हैं। बिल्कुल सही है, ऐसे दिमाग लगाना है। यदि ऐसी आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन में क्या अंतर है, सामान्य उद्देश्य और विशेष उद्देश्य में क्या अंतर है, उद्देश्य और उद्देश्य कथन में क्या अंतर है कि नहीं। ऐसे आप सोचिए, सामान्य अर्थ विवेचन और विचार विश्लेषण में क्या अंतर है, तो आप सोच के आना। कल मैं पूछूंगा, आप तैयारी करके आना, क्योंकि ये अंतर आने वाले हैं। आप देख लेना, और सैंपल पेपर में भी इस तरह के कुछ अंतर दिए क्वेश्चन आता है, तो आप इस तरह से सोचें, तैयारी करें। परिभाषाएं भी आती हैं, अंतर भी आते हैं, और वो जो स्पेशल प्रश्न आपको बताए गए थे शुरू में ही कि एक अच्छे मतलब कुशल अध्यापक में कौन कौन से गुण होने चाहिए, तो 3 गुण बताए थे। हाँ, आज हमें कैसे अध्यापकों की आवश्यकता है उसके 3 पॉइंट बताए थे। शिक्षक को कक्षा में कौन कौन सी बातें सदैव ध्यान में रखना चाहिए, 9 पॉइंट बताए थे। याद आ रहे होंगे संख्या के हिसाब से, तो वो अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है ना।
तो ऐसे आप प्रश्न उत्तर बढ़िया से तैयार करें, क्योंकि वो शिक्षण पद्धति में पूछे जाएंगे। ठीक है। और पेपर का पैटर्न भी आप एक बार देख लेंगे वहां अपनी किताब में, तो आपको और आइडिया आएगा, क्योंकि वस्तुनिष्ठ पद्धति के भी प्रश्न आएंगे, सही गलत हाँ ना ऐसे, और वो 4 विकल्प वाले, कहीं जोड़ियां बनाओ कहीं कुछ ऐसे, और फिर बाद में रिटर्न वाले भी आएंगे जिसमें आपको आंसर लिखने पड़ेंगे। तो आप सब तरह का पैटर्न कैसा होगा वो आप उसमें पुस्तक में देख लें, है ना। और ये देखना है, आपकी आधी किताब आपकी है, और प्रवेशिका जहाँ शुरू होती है वो किताब अगले साल पढ़ेंगे आप। ठीक है। तो आप समझ लें कि आपको ये पेज नंबर 114 114 तक ही आपके पोर्शन है ये, और 114 पर से आप पलटते जाइए पीछे, तो आपको पेपर मिलेंगे, पेपर का सैंपल, दोनों तरह के पेपर कैसे होंगे, है ना। और उसके पहले फिर पाठ निर्देश कैसे हैं, कैसे बनाते हैं, है ना। उसमें आपको जीवन उपयोगी और भावासन परक प्रश्न भी आपको मिल जाएंगे, जो 5 पाठ आप तैयार कर रहे हैं उसके कुछ पाठ योजना में भी मिल जाएंगे, जो यहाँ नहीं आया वहाँ है। तो आप ऐसे पलटते जाइए, पलट के जरा देखिए, और आपके सारे उपयोग की सामग्री वहां पर उपलब्ध है, तो आप उसका फायदा उठाएं, है ना। और बाकी, और उसके पहले शुरुआत में सभी पारिभाषिक शब्दों को स्पष्ट किया गया है, फिर अंतर आपको अपने आप निकालना है अपनी समझ से, जो मैंने बताया तरीका ऐसे। बस बाकी जो शुरू के जो पॉइंट्स हैं, प्रश्न हैं, वो भी बता दिए। अच्छी तैयारी करें और तीनों भाग अच्छे से तैयार करें। आप में से कोई बालबोध भाग 1, 2, 3 के क्विज में शामिल होना चाहता है क्या? उसको बालबोध भाग 1, 2, 3 की बढ़िया तैयारी है, कुछ भी प्रश्न पूछ लो आप जवाब दे सकते हैं। मतलब ओरल होगी या रिटर्न होगी सर? ओरल जाएगा, क्विज होगा। इंजन जी जैसे यही हैं देवलाली में, तो आप यहाँ आ सकती हैं, क्योंकि शायद अब ऑनलाइन है कि नहीं है मुझे अभी मेरे ख्याल से नहीं है, मैंने कह भले दिया लेकिन ऑनलाइन नहीं है, वो ऑफलाइन ही है। फिर भी आप लोग रेडी होंगे तो मैं बात करूंगा। सर एक सवाल पूछना था। हाँ जी पूछिए। ये अन्विति का मतलब जो मैं समझ रही हूँ वो मैं एक बार बताना चाहती हूँ। हमने कहा प्रथम दिन की 2 अन्विति बना लिए, तो मैंने प्रथम दिन की प्रथम अन्विति जैसे वहां पे सामूहिक कक्षा में बोल दी। अब मैं अगर आपके सामने द्वितीय दिन की अन्विति रखती हूँ तो इसका क्या मतलब है? मतलब जैसे अगर मेरे को कहीं पढ़ाना है तो मैंने प्रथम दिन की प्रथम अन्विति पढ़ाई, तो उसके बाद बीच गैप होना चाहिए, या कंटिन्यूएशन में मैं कुछ पढ़ा रही हूँ उसको द्वितीय अन्विति कह रहे हैं? अन्विति शब्द का प्रयोग आपको नहीं करना है, कोई भी पारिभाषिक शब्द नहीं करना, लेकिन उसका मतलब क्या है? गैप के साथ क्लास है या कंटिन्यूएशन में क्लास है, बस वो क्लियर करना चाहती हूँ। में क्लास है, क्लास में आपके दिमाग में ये सेट होना चाहिए कि आपको किस प्रोसेस से पढ़ाना है। ये प्रोसेस आपके अध्यापन कार्य में बिल्कुल हैबिचुअल हो जाना चाहिए, रूटीन में आ जाना चाहिए। नहीं सर, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि हम जब द्वितीय अन्विति पढ़ाने की कह रहे हैं तो उससे मतलब क्या आ रहा है? मेरे को कितने टोटल आवर्स, मतलब 1 घंटे की क्लास जिसमें प्रथम दिन की पहली अन्विति और द्वितीय अन्विति है, या पहले दिन की पहली अन्विति का 1 घंटा? ना को थोड़ा कैलकुलेट करना चाह रही हूँ, एक्सप्लेनेशन को डिटेल रखने के हिसाब से। जैसे 1 घंटे की क्लास होती है, पाठशाला होती है, तो आधा घंटा बांट लीजिए। उस घंटे से नहीं है, आपके पाठ के पोर्शन से है। पाठ का जो मतलब जो उसकी क्वांटिटी है, डिवीजन उसके अंदर कंटेंट, उसको आपको पार्ट में डिवाइड करना है। ये पहला अंश हम यहाँ तक पढ़ाएंगे, फिर हम जैसे ही सारांश कथन कर देंगे पहली अन्विति का, तो फिर कहेंगे अच्छा छात्रों अब हम आगे पढ़ते हैं। तो मैं जिस तरह पढ़ रहा हूँ उस तरह मैं किसी से भी पढ़वा सकता हूँ। ये सब कंटिन्यूटी में है, कहीं भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपको अब आप आराम करने लगे कि अब आप
हाँ, मुझे वही समझना था। हमने जब सर से पूछा तो वो बोले कि बीच में जैसे 3 घंटे की क्लास चल रही है, बीच में गैप आया, ब्रेक आया, फिर आप आए हैं क्लास में, तो फिर उसमें चीजें बदल जाएंगी फिर। पीरियड है वो, हाँ, फिर ठीक है। कहेंगे कालखंड कहेंगे, एक ही क्लास है वो। एक क्लास को हम 2 पार्ट में बांटते हैं, मतलब एक ही पहले इतना अंश पढ़ा दिया, समझा दिया, सब कुछ तैयार करा दिया, फिर दूसरा अंश पे पढ़ा दिया, और फिर पूरा दोनों मिला के अंश के समापन और गृह कार्य कर दिया। उससे बच्चों को पार्ट में करने से अच्छे से समझ में आता है। और बीच बीच में वो थोड़ा जैसे आदर्श वाचन पहले किया, फिर अनुकरण वाचन किया, फिर उनको विचार विश्लेषण कर दिया, फिर लिखवा दिया, उसके बाद फिर तैयार करा दिया, सारांश कर दिया, अभी तक यहाँ तक ऐसा ऐसा पढ़ा हमने, अब फिर अब आगे पढ़ते हैं। तो अब वो फिर से किताब में देखना है, तो एक वैरायटी, मतलब थोड़ा सा उनके दिमाग, माइंड जो है, उनको थोड़ा क्रिएटिविटी मिलेगी, कुछ नयापन मिलेगा। अच्छा आगे पढ़ना है, ऐसा कुछ उत्सुकता रहेगी, ऐसी वैज्ञानिक विधि है ये, तो अपन उसके आगे सर, मैं पढ़ा दूंगी, आज मैं पढ़ा दूंगी प्रथम दिन की द्वितीय अनुवृत्ति। अच्छा ठीक है। तो और लोगों को भी पढ़ाना है, अनुराधा जी भी पढ़ाएंगे अभी, और हाँ पहले इनसे पढ़वाएंगे जिनने पढ़ाया नहीं अभी तक, और उसके बाद फिर बाकी लोगों से पढ़वाऊंगा, ठीक है। उससे पहले किससे पढ़वाऊं, नहीं तो कौन यार, कौन पढ़ा रही है, रूपल जी? हाँ। पहले फुर्सत हो जाओ तो अच्छा है, टाइम बचा नहीं बचा। नहीं नहीं ऐसे नहीं, मतलब मेरी तैयारी भी नहीं थी दोपहर को, थोड़ी अभी हो गई शायद। ठीक है, बढ़िया। अनुराधा जी आप इसके बाद तैयार रहें, हाँ जी, से पढ़वाएंगे। जी जी। जैसे मान लो ये जिस दिन की जो भी अनुवृत्ति पढ़ाएंगे, तो आपको उसके भले ही चैप्टर आपका अलग हो, लेकिन अनुवृत्ति अलग होना चाहिए। मतलब भाई साहब, इसमें ऐसा है कि मैंने प्रथम दिन की प्रथम अनुवृत्ति की ही तैयारी करी है अभी, इस अच्छा, वजह से नहीं सर मैं दे देती, तो 2 मार्क्स कट कर। मैं भी फर्स्ट टाइम ही दे रही हूँ, इसलिए थोड़ी अभी। ठीक है ठीक है। हाँ, तो पहले प्रथम दिन की प्रथम अनुवृत्ति आप पहले पढ़ा लो। सर मैं भी वही सर, मुझे पढ़ाना। अच्छा आपको भी पहले, कोई बात नहीं, कोई बात। चलो ठीक है। तो सर क्वेश्चन आंसर्स काल्पनिक शुरू करिए। अनुराधा जी आपका म्यूट कर लें माइक। हाँ जी। हाँ, जैसे आपको नहीं बोलना है तो म्यूट कर लें। चलिए, अब आपके सामने रूपल जी अपना पाठ पढ़ा रही हैं। वो क्या पढ़ाएंगी, कैसे पढ़ाएंगी, वो आप देखना अच्छे से, है ना। और आप सबको उनकी गलतियां नोट करनी है, शिक्षण पद्धति के हिसाब से भी, सिद्धांत के हिसाब से भी, सब तरह से अच्छे से सुने और गलतियां नोट करें, जिससे कि उनका सुधार हो सके और आपका भी एक रिवीजन हो जाएगा, है ना। चलिए, तो रूपल जी आप अपना अध्यापन कार्य शुरू करें। सर ये क्वेश्चन आंसर्स काल्पनिक करूं कि पूछना है? हाँ, क्वेश्चंस जो रहेंगे वो काल्पनिक करूं कि पूछना है, मतलब आंसर के लिए वेट करना है कि मैं आगे जाऊं? जैसे पढ़ाती हैं, जैसे पढ़ाना है ना वैसे ही पढ़ाइए। जब मैं कह दूं कि आप तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन बोल दो, तो आपको क्वेश्चन बोलना है, नहीं तो आप जैसे पढ़ाना चाहिए वैसे ही पढ़ाएं। जब तक मैं इंस्ट्रक्शन नहीं दूं, आप अपने प्रोसेस से आगे बढ़ते रहिए। मैं कह दूं नेक्स्ट, तो अगले सोपान अगले बिंदु पे आएंगे, है ना। मैं इंस्ट्रक्शन नहीं दूं तो आपका तो पूरा फ्लो जैसा ऐसी एक पद्धति है वैसे ही होना चाहिए। चलिए प्रारंभ करें प्रथम दिन की पहली अनुवृत्ति। जय जिनेंद्र बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? सर बोर्ड कार्य किया है। कल आपने जो पाठ पढ़ा था हम लोगों ने पाप का, तो उसके बारे में मैं कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ आप सबको, सब लोग आंसर रेडी रखना, मैं किसी को भी पूछ सकती हूँ। पाप किसे कहते हैं? समता जी बताएंगे पाप किसे कहते हैं? दुख का कारण बुरा कार्य ही पाप है। वेरी गुड, वेरी गुड। सब पापों की जड़ क्या है, निधि जी? मिथ्यात्व सब पापों की जड़ है। तो फिर आप बताइए, जीव कब तक पाप छोड़ेगा नहीं? निधि जी आप ही बताइए।
जब तक मिथ्यात्व नहीं छूटेगा, जब तक उसके पापों का भी अंत नहीं होगा। वेरी गुड, सुपर। यदि आपको भाव आया कि आपके फ्रेंड की पेन आपके पास होनी चाहिए, तो क्या आपने चोरी की है? कौन बताएगा? किंजल? हाँ, भाव चोरी का हाँ। दोष लगता है। करेक्ट। तो अभी आपको भाव पाप और द्रव्य पाप के बारे में बहुत क्लैरिटी आ गई है। तो हम आज आगे का पाठ करेंगे। तो आगे के पाठ की खास बात यह है कि ये जो चीजें हैं जो हम सीखने वाले हैं, वो भगवान के पास भी नहीं, वो सिर्फ हमारे पास। क्या आप बोल सकते हो पाठ का नाम क्या होगा? करेक्ट, कषाय। तो अभी आप सब लोग पेज नंबर 11 बालबोध पाठमाला भाग 2 पाठ 3 वो निकाल लीजिए। अब मैं वो पढ़ूंगी, आपको सबको ध्यान से सुनना है, क्योंकि उसके बाद आपको पढ़ना होगा बिना गलती की। सुबोध, भाई तुम तो कहते थे कि आत्मा मात्र जानता देखता है, पर क्या आत्मा क्रोध नहीं करता, छल कपट नहीं करता? प्रभु, हाँ हाँ, क्यों नहीं करता, पर जैसा आत्मा का स्वभाव जानना देखना है, वैसा आत्मा का स्वभाव क्रोध आदि करना नहीं। कषाय तो उसका विभाव है, स्वभाव नहीं। सुबोध, यह विभाव क्या होता है? प्रभु, आत्मा के स्वभाव के विपरीत भाव को विभाव कहते हैं। ये नेक्स्ट बोला सर ने। अभी ये पाठ आप सबने सुना, तो कौन पढ़ना चाहेगा? सुबोध और प्रबोध, 2 जन पढ़ सकते हैं। निधि जी, कविता जी है? निधि जी और कविता जी पढ़ेंगे। मैं सुबोध बनूं क्या? हाँ, निधि सुबोध और कविता जी प्रबोध। सुबोध, भाई तुम तो कहते थे कि आत्मा मात्र जानता देखता है, आगे पर क्या आत्मा नहीं, आपने सबने सुना, कुछ गलती मिली आपको? कुछ लगा कि उन्होंने बराबर नहीं पढ़ा है? बढ़िया, सबने अच्छा, दोनों ने अच्छा पढ़ा है। तो अभी ये पाठ मैंने भी पढ़ा, आपने भी पढ़ा, कल आपने गृह कार्य में भी पढ़ा। तो आपको इसमें क्या पॉइंट्स नजर में आए? किसी को कुछ समझ में आया, कुछ नई बात, या फिर नहीं समझ में आया? जो भी हो आप बोल दीजिए। कौन बोलेगा? कोई पॉइंट्स किसी के ध्यान में आए हैं? हाँ, मैं बोलूं? हाँ बताओ किंजल। आत्मा मात्र जानता देखता है, वेरी वो गुड। वेट वेट आत्मा का वेट स्वभाव वेट। जानना देखना है। यस, करेक्ट। आत्मा यानी कौन, मतलब किसका स्वभाव जानना देखना है? हमारा स्वभाव जानना देखना है। और किसी को क्या ख्याल में आया? हाँ बताइए समता जी। आत्मा के स्वभाव के विपरीत भाव को विभाव कहते हैं। करेक्ट। तो अभी विपरीत यानी अपोजिट। अपोजिट, तो स्वभाव और विभाव कैसे है? अपोजिट है। और किंजल, किसी को कुछ पता चल रहा है? और कुछ? और कविता जी? हाँ, मिथ्यात्व राग देश ये विभाव भाव है। वेरी गुड। आपने कल मिथ्यात्व भी पढ़ा था। किसे कहते हैं मिथ्यात्व? बताओ। उल्टी मान्यता। उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं। किसके बारे में उल्टी मान्यता? आत्मा के समझ के बारे में उल्टी मान्यता। गुड। तो देखना, अभी हम लोग मैं थोड़ा मतलब स्वभाव के बारे में कुछ विस्तार से कहती हूँ, आप सुन लीजिए। तो स्वभाव क्या है? जो वस्तु के साथ हमेशा रहता है उसे स्वभाव कहते हैं, जो वस्तु को कभी भी नहीं छोड़ता। अभी आत्मा एक वस्तु है। अभी आपने पढ़ा कि उसका स्वभाव कैसा है, जानना देखना। आपने पहले भी ये पढ़ा था कि बस मेरा स्वभाव क्या है, ज्ञाता दृष्टा, जानना देखना। तो ये जानना देखना स्वभाव जो है वो आत्मा कभी भी नहीं छोड़ता। देखो, आपको कभी ऐसे लगता है कि जानना देखना मैं बंद कर दूं, मुझे आज बोर हो गया, मैं नहीं जानूंगा? किसी को कुछ लगता है? या तो फिर अभी मैं छोड़ दूं? किसी ने छोड़ा है जानना देखना कभी?
जब भी आप नींद में होते हो तभी भी आप जानते हो। आपको पता है कैसे जानते हो? जैसे हमें ख्वाब आते हैं, आप सपनों को जानते हो, आपके सपने ख्याल में रहते हैं ना, इसका मतलब क्या है कि आपके ज्ञान में वो झलक गए हैं। अच्छा देखो, कभी ऐसे होता है मम्मा बोलती है लक्ष्य उठो अभी, तो आप नींद से उठ जाते हो। तो आपने कभी सुना कि आपको लक्ष्य करके बुलाया हो? कभी सुना? नींद में सुना? क्या उठने के बाद सुना? नींद में सुना ना। इसका मतलब क्या है कि नींद में भी आपका ज्ञान चल रहा है। जैसे कि अभी आप सोते हो, आपको बहुत ठंडी लग रही है, एकदम रात को बीच में नींद में ही आपको ऐसे लगता है ठंडी लग रही है, तो आप चद्दर ओढ़ते हो। मतलब क्या? आपका ज्ञान चालू है, आप समझ रहे हो कि मुझे ठंडी लग रही है। कहने का मतलब ये है कि ये जो ज्ञान है, जो ये जानना देखना स्वभाव है, वो हमारे पास कायम कायम रहता है, वो हमें कभी नहीं छोड़ता। आपको पता है साइंटिस्ट ने भी कहा है कि नींद में ही अपना ब्रेन सबसे ज्यादा काम करता है। इसका मतलब हमें ये ध्यान में देना है कि ध्यान मेरा स्वभाव है जानना देखना। अभी हमें देखना है मिथ्यात्व, राग और द्वेष, ये तीनों क्या है? इन्होंने ये क्या है? विपरीत भाव। आत्मा के स्वभाव के विपरीत भाव को विभाव कहते हैं, बराबर। अभी विपरीत यानी अपोजिट। अभी देखना स्वभाव कैसा है कि जो हमेशा रहता है, तो विभाव कैसे होगा? नेचुरली जो हमेशा नहीं रहता है। मतलब विभाव कैसे है? थोड़े ही काल के लिए हमारे पास रहेगा। तो अभी क्रोध यानी गुस्सा। अभी आपको कभी फ्रेंड के साथ बहुत गुस्सा आया फ्रेंड के ऊपर, या तो फिर आप मम्मी के ऊपर बहुत ज्यादा नाराज हो गए, तो कितने टाइम के लिए नाराज रहते हो? थोड़े ही टाइम के लिए, बाद में तो आपका गुस्सा निकल जाता है। क्यों निकल गया? क्योंकि वो स्वभाव नहीं है, इसीलिए वो हमेशा आपके साथ रहता नहीं। इस तरीके से कषाय क्या हो गए? राग द्वेष क्या हो गए? विभाव हो गए। अरे और भी एक विभाव है जो मिथ्यात्व है। तो मिथ्यात्व विभाव है यानी क्या? कि वो भी हमारे साथ परमानेंट रहेगा नहीं, हमेशा रहेगा नहीं। अगर हम चाहे तो हम इस मिथ्यात्व को भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो हमारे साथ परमानेंट नहीं रहेगा। और जब नहीं रहेगा तो हम भगवान बन सकते हैं। तो हमेशा अभी हमारा प्रयास क्या होगा कि हम हमारे स्वभाव को फॉलो करेंगे। हम हमारे जानते देखने का जो प्रयोग है, जानने देखने का जो एक्सरसाइज है, वो हम बारंबार करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें स्वभाव में ना है। क्यों? कि स्वभाव कैसा है? सुखदायक है, और विभाव कैसा है? दुखदायक। समझ में आया सबको? तो अब हम क्वेश्चंस लिखते हैं। आप लिख लेना, जो मैं पूछती हूँ आपको बोलती हूँ, आप सब क्वेश्चंस लिख लेना। स्वभाव किसे कहते हैं? जो हमेशा वस्तु के साथ रहेगा उसे स्वभाव कहते हैं। विभाव किसे कहते हैं? आत्मा के स्वभाव के विपरीत भाव को विभाव कहते हैं। आत्मा के स्वभाव के विपरीत भाव को, स्वभाव से विपरीत भाव को विभाव कहते हैं। लिखा सबने? हाँ। आत्मा के स्वभाव से विपरीत भाव को विभाव कहते हैं या नहीं? बोलो समता जी। कहते हैं। करेक्ट। आत्मा के स्वभाव से विपरीत भाव को विभाव कहते हैं या पाप? हाँ कविता जी बोलो। निधि? विभाव। ओके, आत्मा के स्वभाव से विपरीत भाव को क्या कहते हैं? किंजल? विभाव। विभाव। विभाव कहते हैं। विभाव किसे कहते हैं? ओके, सो अभी ध्यान से सुनना। स्वभाव में रहेंगे तो हमें क्या मिलेगा, और विभाव में रहेंगे तो हमें क्या मिलेगा? कौन बताएगा? बताओ अनुराधा जी। स्वभाव में रहेंगे तो हमें सुख की प्राप्ति रहेगी, और विभाव में रहेंगे तो दुखी मिलेगा। वेरी गुड, गुड, आपका ध्यान था। और ये बताना कि हम स्वभाव को कब छोड़ते हैं अनुराधा जी? स्वभाव को हम कभी नहीं छोड़ते। कभी भी नहीं छोड़ते, इसीलिए वो हमेशा हमारा सपोर्ट है, उसको भी हम भी नहीं छोड़ेंगे अभी।
अच्छा, एक एग्जांपल दे रही हूँ। ए और बी में जमकर लड़ाई हुई, इतनी लड़ाई हुई कि एकदम फाइटिंग तक पहुंच गए, बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए दोनों भी। लेकिन नेक्स्ट डे देखते हैं तो दोनों भी गले में गले डालकर स्कूल जा रहे हैं। ये कैसे पॉसिबल हो गया? बताओ, कौन बताएगा? बताओ अनुराधा जी। क्योंकि कषाय है वो क्षणिक होती है, कायम नहीं रहती, इस कायम नहीं वजह से। रहेगी, इसीलिए। वेरी गुड। तो हमने क्या देखा कि आत्मा का स्वभाव जानना देखना है, और आत्मा के स्वभाव से विपरीत जो भाव है वो विभाव है, और मिथ्यात्व राग द्वेष ये कौन है? विभाव है, और वो हम छोड़ेंगे, छोड़ सकते हैं। अभी हम आगे का पाठ पढ़ेंगे। राग द्वेष क्या चीज है? प्रभु। थैंक यू सर। बताइए। इन्होंने, रूपल जी ने काफी अच्छा पढ़ाया है, और पढ़ाने का जो तरीका है वो भी काफी प्रशंसनीय है, और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, अच्छी तैयारी की है, और सभी चीजें बराबर क्रम से की हैं। मतलब एक प्रोसेस में आ गया आपके, ये चीज अच्छी है। बिल्कुल लग नहीं रहा था कि अब कुछ भूल रही हैं आप, तो ये अच्छा है। फिर भी कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको सुधारने हैं, कुछ बातें जो बताई जाएंगी यहाँ से वो सुधार करना है आपको। हाँ जी, पहले नंबर कौन बता रहा है? समता जी बताइए। बहुत अच्छा पढ़ाया रूपल जी ने। एक तो मुझे लगा कि जो अनविति है वो बहुत छोटी ली, मतलब थोड़ी सी और बड़ी कर फर्स्ट सकते। था ना, टेंशन हो रही थी मुझे। कि आपकी राग देश भी कवर करना चाहिए। हाँ, करना चाहिए। पार्ट कवर नहीं होगा, लेकिन मैंने पहली बार आपको मतलब बता रहे थे ना, इसके लिए। कोई बात नहीं, ये मैंने भी नोट किया था। हाँ। कि अनविति आपने छोटी ली है। चलिए। हाँ, और अनुकरण वाचन वाचन के निर्देश नहीं दिए थे कि बच्चों ध्यान से सुनना, इनकी गलती हो तो। गलतियां तो आपने क्या पूछी, भूल गई मैं? गलतियां तो आपने पूछी थी बाद में, लेकिन गलती करने पहले की वो हमेशा भूल गए। कोई बात नहीं, आप ध्यान रखना। चलिए और बताएं। और जो वस्तुनिष्ठ में परिभाषा नहीं बोली थी और क्वेश्चन पूछना शुरू किया था। नहीं बोली थी वो, नहीं सर ने नेक्स्ट बोली थी। नहीं, परिभाषा तो बोलना थी आपको, बोधगम्य के टाइम में नेक्स्ट बोला था, तो आपको स्टार्टिंग से करना पड़ेगा ना। हाँ, अच्छा। हाँ, बाप रे, हाँ, कितना वैलिड ऑब्जर्वेशन है। करेक्ट है ना, उसकी परिभाषा आपको बोली थी कि आत्मा के स्वभाव के विपरीत रिपीट करना चाहिए। तो बताना, आत्मा स्वभाव के विपरीत भाव को प्रभाव कहते हैं या नहीं, ऐसे करके आप पूछना शुरू करना, तो परिभाषा बोलना है। चलिए, ये बात भी हो गई। और बताएं। और कोई? और उद्देश्य कथन एक लाइन में ही हुआ था। उद्देश्य कथन, हाँ, उद्देश्य कथन एक लाइन में ही किया था, तो सर ऐसे चलता है शॉर्ट में। उद्देश्य मतलब जो हम ये पाठ पढ़ने वाले हैं जो भगवान के पास नहीं है, भगवान के पास भी नहीं है, हमारे पास है, तो इतना चलता है कि और बोलना चाहिए। कथन के लिए जिज्ञासा पैदा कर दी, लेकिन उद्देश्य कथन करना चाहिए, वो कसाय भाव है। आज हम कसाय के बारे में पढ़ेंगे, ऐसा पूरा आना। वो थोड़ा सा इनकम्प्लीट पूरा रहा, पर वो जो बोला था उन्होंने वो बहुत अच्छा था। वो भगवान के पास भी नहीं है, हमारे पास भी। मतलब आपका बोलने का स्टाइल भी अच्छा था, और सुधार करना है आपको, ठीक है ना। चलिए और बताएं कोई। आप जब मुख्य बिंदु निकलवा रही थी, तो निकलवाने का तरीका बहुत अच्छा था। बीच बीच में थोड़ा कमेंट्स भी कर रही थी, लेकिन एक आध में आप समझाने लग गई, और एक में आपने मिथ्यात्व के बारे में जब नाम आया तो आपने मतलब एक क्वेश्चन पूछ लिया, तो मिथ्यात्व किसे कहते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। तो मैंने कल पढ़ाया था उनको। हाँ, पढ़ाया तो किसी ने जवाब ही नहीं दिया, और आपने खुद ही बता दिया। वो पूर्व पाठ मूल्यांकन में
ठीक है, जब आप समझाने लगे तब आप स्पष्टीकरण में ये पूछ सकते हैं। या पूर्व पाठ मूल्यांकन में आपको पूछना चाहिए था, यहाँ पर जब आप मुख्य बिंदु निकलवा रहे हैं तो वहां समझाना नहीं है और कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं करना है पूर्व पाठ के। आपको जैसे बाकी आपका इंटरेस्टिंग तरीका अच्छा था। हाँ, ये बात किसने बोला वो जानना देखना आत्मा का स्वभाव, तो बड़े आप तन्मयता से बड़े अच्छे से बोल रही थी। हाँ, मुझे अच्छा लगा ये आपका एक उत्साह है, इसको देख के और बच्चे और बताएंगे हाँ ये इसमें ये भी है, तो आप फिर वो तरीके से आप बोलेंगे। तो अच्छा, मुझे मेरा रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। हाँ आप सुनना, नेक्स्ट टाइम रिपीट कर। अच्छा बोला आपने। तो ये बातें लगी। एक बात और जो आपको बताना जरूरी है, आपने बोला कि नींद में जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने बोला है कि नींद में ब्रेन सबसे अधिक जागरूक रहता है, मतलब चलता है, अधिक नहीं काम करता है, बस इतना ही बोलना चाहिए था। काम करता है। तो इसका क्या प्रयोजन हुआ? प्रयोजन आपको ये बताना था कि इस समय भी ज्ञान काम कर रहा है, मतलब जान रहे हैं हम, सोते में जागते में कसाय भी, मतलब जब हम कोई भी काम कर रहे हैं तब भी, गुस्सा कर रहे हैं तब भी जान रहे हैं, क्योंकि जानना हमारा स्वभाव है। तो आपको ब्रेन वाला जो आपने बोला वो थोड़ा सा और ऐड करना चाहिए उसमें कि सोते समय भी हमारा ज्ञान काम कर रहा है, उसमें भी जान रहे हैं हम। इसका मतलब जानना हमारा स्वभाव है जो हमेशा रहता है, उसका कभी अभाव नहीं होता, वो कभी समाप्त नहीं होता, बंद नहीं होता है ना। उसकी प्रकटता में कम ज्यादा हो सकता है लेकिन वो नष्ट नहीं हो सकता, ऐसा समझा सकते हैं, ठीक है ना। तो बाकी आपने अच्छा पढ़ाया है और बोर्ड कार्य में आपने बस बोल दिया बोर्ड कार्य करेंगे। बोर्ड कार्य में आपको बोलना नहीं है, आपको ये कहना था कि छात्रों आप बालबोध पाठमाला भाग 2 निकालिए, बस इतना कह के आप बोर्ड कार्य का इशारा कर देती, ऑनलाइन है ना तो इशारा कर दें तो और बोल दें प्रकरण कसाय जो भी आपने सेट किया हो, कसाय और बोधमार्ग, जो आज के दिन पूरा आज के दिन पढ़ाया जाना, मतलब दोनों अन्विति का होना चाहिए प्रकरण। कसाय अकेला भी हो सकता है और कसाय के बाद 2 डॉट लगा के आप क्रोध और मान तक ले सकते हैं, जहां तक आपने लिया हो। सेट कर लें कि ऐसा नहीं होना चाहिए जहां तक आपने लिया हो तो सबके अलग अलग, जैसे हमने आपको कई बार अनुमतियां बढ़वाई हैं तो उस तरह से आप बांट के रखें, प्रॉपर 2-3 परिभाषाएं आ जाएं, एक पार्ट का जो एक वेटेज है वो भी डिवाइड हो जाए व्यवस्थित तरीके से, ऐसा काम करना चाहिए। तो ये तो यहाँ दो राग तो द्वेष कहलाता है बताएगा। सुबोध कह रहा है कि और कसाय, यहाँ से तो दूसरी अन्विति शुरू होगी। हाँ, एक बात और बतानी थी कि आप सुबोध या प्रबोध का उच्चारण कर रही हैं, तो ऐसा नहीं करना पड़ता है, मतलब नाम नहीं लेना उनका, तो ऐसा नहीं बोलना पड़ता कि सुबोध भाई तुम कहते थे कि, ऐसा नहीं। आपने पहले बोल दिया कि सुबोध और प्रबोध का संवाद है, फिर आप इस तरह पढ़ें जैसे ऐसा लगे कि 2 लोग पढ़ रहे हैं, एकदम ही एक्टिंग नहीं करना है, लेकिन एक आवाज में डिफरेंस हल्का सा आ जाए, जिससे कि समझ में आ जाए कि आपको पूछ रहा है उत्तर आ गया है। ऐसा उतार चढ़ाव भी आ जाए तो 2 लोग बोल रहे हैं समझ में आ जाए, कोई आवाज में बदलने की जरूरत नहीं है, लेकिन उतार चढ़ाव से समझ में आ जाएगा। जैसे भाई तुम तो कहते थे कि आत्मा मात्र जानता देखता है, और क्या आत्मा क्रोध नहीं करता, छल कपट नहीं करता? हाँ, क्यों नहीं करता? और जैसा आत्मा का स्वभाव जानना देखना है, वैसा आत्मा का स्वभाव क्रोध आदि करना नहीं। कसाय तो उसका विभाव है, स्वभाव नहीं। यह विभाव क्या होता है बदलिया। इस तरह से आप अपनी शैली इस तरह की रखें, और ये सुबोध या पिता पुत्र या कुछ भी हो, माँ बेटी,
वो शब्द नहीं बोलने पड़ते हैं। वो एक बार बोल दिया हमने कि इन दो के बीच में संवाद है, बाकी आपको संवाद ही बोलना है और अपने छात्रों से भी वैसे ही करवाना है। एक को सुबोध बना दिया, एक को प्रबोध बना दिया और वो अपना अपना पाठ बोलेंगे। ऐसा थोड़ी कि मैं अब सुबोध भी ये बोलने लगे कि सुबोध सुबोध तो वो है ही, सुबोध तो है ही, तो वो डायरेक्ट अपनी बात बोलेगा, जो है वो अपनी बात बोलेगा। ऐसा होना चाहिए, ठीक है सर? हाँ, अच्छा। अभी तो इस तरह हमने रूपल जी सेठी से उनका अध्यापन सुना और उसमें सुधार किए। अब अनुराधा शाह। सर, मेरा एक क्वेश्चन था सिर्फ, ये 5 जो पाठ दिए हैं उनकी अनुमति आप देने वाले हो, वैसे ही हमको तैयारी करनी है ना? आपको बांटनी है, जैसे मैंने मतलब अलग अलग बांट नहीं सकते ना, आप बोलोगे तो? जैसे कसाय वाले पाठ में आपको बता दिया। हाँ, वो मुझे पता चला, कल बताया था आपने। तो सुबोध और कसाय यहाँ से हम शुरू करेंगे, तो आप क्रोध तक ले सकते हैं, क्रोध तक ले सकते हैं, है ना? वो सुबोध के संवाद में वो है तो मान हो जाता है ना? वहां तक अपन एक ले सकते हैं। दूसरी अनुमति मान माया, मान और माया अपन तीसरी अनुमति में ले लेंगे, मतलब दूसरे दिन की पहली अनुमति ले लेंगे। और लोभ और बाकी बचा हुआ जो पोर्शन है वो हम आखिरी अनुमति में ले लेंगे। इस तरह बढ़ जाएगा। तो मैंने ऐसे बंटवाए हैं। अब आप लोगों ने निशान नहीं लगाए होंगे जिनने हाँ, मेरा तो ऑनलाइन है, इसमें है ना, वो की बात है। तो बोलता है कि यहाँ से यहाँ लगा लो। अब निधि जी आपने लगाए हैं निशान? हाँ, ठीक है। तो आप बाकी लोगों को गाइड कर देना। किंजल जी आपने लगाए हैं? कल एक काम करना, आप 5 पाठ की अनुमतियां पेंसिल से बांटना। किंजल तो कर, फिर बाद में बोलूंगी। पेंसिल से बांटना और फिर कुछ सुधार होगा तो मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ से यहाँ तक आपको अनुमति बांटनी चाहिए थी, थोड़ा और आगे पीछे करवा देंगे, कुछ होगा तो, ठीक है ना? जो तरीका बताया है वो उस तरीके से पढ़ के अच्छे से और फिर निशान लगाते हुए कि यहाँ ये कितने बिंदु निकल रहे हैं, तो सभी पोर्शन में कुछ बिंदु निकले हैं जिससे कि आप समझा भी सकें, लिखा भी सकें। ऐसा होना है। और ये भी ध्यान रखें कि कोई परिभाषा भी आ जाए आपके पोर्शन में, उतने अंश में, अनुमति में, क्योंकि परिभाषा होगी तो ही आप वस्तुनिष्ठ बना पाएंगे। थोड़ा एक प्रक्रिया के हिसाब से एक अच्छा रहता है वो, है ना? पाप, कसाय, इंद्रियां, सदाचार और द्रव्य गुण पर्याय, ये 5 पाठ हैं। इन 5 पाठों की आप अनुमतियां डिवाइड कर लें तो 2-2 अनुमति में 2 दिन हो जाएंगे। 2 अनुमति पहले दिन में, 2 अनुमति दूसरे दिन। ठीक, ऐसा आपको करना है। सर, मुझे एक डाउट है, मैं पूछूं? बोलिए। सर, ये जो पूर्व ज्ञान है सहायक सामग्री के पहले पाठ योजना में, तो वो पूर्व ज्ञान, हाँ, तो वो पूर्व ज्ञान हमें सिर्फ पाठ योजना में लिखना है ना? मीन्स वो उसके लिए ही है ना, लेसन प्लान के लिए है सिर्फ? पाठ योजना में लिखना है तो ये हमारे मन में रहता है। पूर्व पाठ मूल्यांकन हम करते हैं, पूछते हैं और पूर्व ज्ञान मन में रहता है, जिससे हम उनके स्तर के हिसाब से अपनी बात रख सके, प्रश्न पूछ सके। हाँ, अपनी बात रख सके और प्रश्न पूछ सके। प्रश्न क्यों पूछना है? प्रश्न भी समझाना भी तो है। पूछ भी सके। पूर्व जितना ज्ञान है उस हिसाब से ही पूछ पाएंगे और आगे का पाठ हम समझा पाएंगे। दोनों बातें। हाँ, बस ये पूछना। उद्देश्य और उद्देश्य कथन। उद्देश्य हमारे मन में रहता है कि इसमें हमें सामान्य उद्देश्य क्या, विशेष उद्देश्य क्या, तत्व ज्ञान कराना है, सदाचार से युक्त जीवन जिए, ऐसा हमें प्रेरित करना है, ये सामान्य उद्देश्य हो गया। जैसे कसाय और पाप पाठ में ऐसे ही लिखा ना आपने। और विशेष उद्देश्य पाठ विशेष से संबंधित हो गया कि पाप वाले पाठ में आपका विशेष उद्देश्य है पाप का स्वरूप समझाना, उसके भेद वगैरह बताना और पाप छुड़ाने की प्रेरणा देना। और कसाय वाले में जब आएंगे विशेष उद्देश्य पे, तो
मतलब कसाय का स्वरूप बताना, उसके भेद बताना और कसाय छोड़ने के लिए प्रेरित करना। तो अलग हो जाएगा, विशेष उद्देश्य सब पाठों का अलग अलग होगा। सामान्य उद्देश्य कई पाठों में मिल सकते हैं, एक से हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये मन में रखने के और उद्देश्य कथन बोलने के लिए जब आपसे अंतर पूछे जाएं कि उद्देश्य और उद्देश्य कथन में क्या अंतर है, तो आपको ये लिखना पड़ेगा। दोनों की परिभाषाएं लिख दो और दोनों में और क्या गहराई अंतर है वो लिख दो। इस उद्देश्य के दो भेद हैं, सामान्य उद्देश्य, विशेष उद्देश्य। उद्देश्य कथन के तो कोई ऐसे भेद नहीं है, तो ये भी अंतर है। अंतर निकालने का तरीका आना चाहिए, वो आपको बता दिया। अब आप सोचिए कि कैसे अंतर निकालना है। आपको मैंने 2 वर्ग दे दिए, एक तो 5 पाठ की के 2 दिन में और 2 अनुमतियों में डिवाइड करना है, मतलब 4 अनुमति टोटल हो गई 1 पाठ। दूसरा, आपको शिक्षण पद्धति की किताब में जो पारिभाषिक शब्द हैं उनमें आपको परस्पर जिन जिन के बताए हैं आपको उनमें क्या अंतर है वो आपको सोचना है। परिभाषाएं पढ़ें दोनों और फिर अंतर सोचें कि क्या अंतर है दोनों में। आप यदि थोड़े पुरुषार्थ करें तो अंतर नोट भी कर सकते हैं कि पहला अंतर ये, इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, तो दूसरा इसमें, तो छोटे छोटे पॉइंट बनाते जाओ। एकदम एक ही परिभाषा में सारा कुछ लिख देंगे और दूसरी परिभाषा में दूसरा सारा कुछ लिख देंगे तो अंतर ढूंढते रहेंगे परीक्षा में कि भाई हमने तो दोनों परिभाषाएं लिख दी अगल बगल में, अब आप ढूंढो कि क्या अंतर है। ऐसा नहीं होता। अंतर में आपको एक एक पॉइंट लिखना होता है कि जो भी आपको बताया। बोधगम्य प्रश्नोत्तर लिखाए जाते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर में हम वस्तुनिष्ठ पद्धति से उनको प्रश्नों को तैयार कराते हैं। बोधगम्य प्रश्नोत्तर लिख के लाते हैं अध्यापक, है ना, और वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर वहीं तैयार कराते हैं। दोनों में अंतर है। बोधगम्य प्रश्नोत्तर चौथे सोपान से लिखा जाता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर में 4 सोपान का प्रयोग होता है ना अंतर। ऐसे अंतर निकालते जाओ। बोधगम्य प्रश्नोत्तर का उद्देश्य छात्रों को पठित पाठ के प्रश्न, पारिभाषिक शब्द आदि को लिपिबद्ध कराना है, प्रश्नोत्तर लिखवाना है। और वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर का उद्देश्य क्या है कि इसमें छात्रों को याद कराना है, उन परिभाषाओं को याद कराना उद्देश्य है। दोनों के उद्देश्य अलग अलग है। ऐसे छोटे छोटे अंतर निकालते जाओ, तभी तो आपको भावासन हुआ उसका ये पता चलेगा। दोनों परिभाषाएं आपने पूरी लिख दी, अब परीक्षक जाने ढूंढो अंतर क्या है, अगल बगल में लिखा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप इस तरह पॉइंट वाइज अंतर निकालें। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें आपको बताई हैं, आप इसका ध्यान रखें और वैसा करें। और एक बात, सॉरी, वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर जो है उसमें समझो अभी इन्होंने कषाय का करवाया तो उसमें विभाव करवाए, विभाव पे 4 सोपान करवाए, फिर तुरंत राग और द्वेष पे करवा सकते हैं ना, क्योंकि वो अन्विति में है। तो ऐसे ही करना है ना, करवाना ही है। एक परिभाषा पे 4 सोपान लगा दिए हमने, वो तैयार हो गई। अब दूसरी परिभाषा बोलना है, परिभाषा बोली और फिर उसके 4 सोपान से प्रश्न पूछे। ऐसी फिर तीसरी, सारी परिभाषाओं पे लगाना है। अभी अपन पाठ योजना में भी लिखना है ये सब, या सिर्फ ऐसे ही लिखें? तैयार कराया जाएगा, ऐसा लिख देते हैं नहीं? हाँ, ऐसे ही लिखा है। कराना है। जब हम नेक्स्ट कहें तब आपको अगले सोपान पर जाना है। वस्तुनिष्ठ के बाद, वस्तुनिष्ठ में जो आप पारिभाषिक पूछ रहे थे, अब आपको भावभाषण पे जाना है, फिर विचार जीवनोपयोगी पे जाना है। नेक्स्ट के बाद इसके बाद फिर वो सारांश कथन करना है। ठीक है, चलिए अब कौन पढ़ाने वाले हैं? अनुराधा जी शाह। रूपल जी आप कहाँ से हैं? मेरा इधर है। हाँ, मैं घाटकोपर से, मतलब मुंबई। ठीक है, मुंबई। ओके। अनुराधा जी आप कहाँ से हैं? जी मैं भावनगर गुजरात से। हाँ, आपने बताया था। ठीक है, तो हाँ आप लोगों को
पाठशालाएं चलानी है, ठीक है, इसलिए अच्छी से ट्रेनिंग हाँ लीजिए। जी, आवाज थोड़ी कट हो गई थी, बोलिए ये तो बहुत जी, महत्वपूर्ण क्या कह रहे हो आप? आपको अपने जगह पे पाठशाला चलानी है, इसलिए अच्छे से आप तैयारी करिए और सीखिए प्रोसेस पूरी, है ना। तो जो आपके आसपास मंदिर हो, पाठशाला चलती हो और कोई नहीं ले रहा हो तो आप कहें मैं पढ़ाऊंगी, 2 बच्चे आए, 1 बच्चा आए, पढ़ाना शुरू कर दो, तो अपने आप बढ़ जाएंगे, है ना। चलिए, तो अब भाई साहब आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, आप आवाज बोलिए। आ रही है? जी, ओके शुरू करिए आप। जी। प्रथम दिन की प्रथम अन्विति, शुरू से लेकर के मारना आदि तो द्रव्य हिंसा है, वहां तक का पोर्शन है। ठीक है, जय जिनेन्द्र बच्चों, बालबोध पाठमाला भाग 2। दादाजी, जी जी वहां द्रव्य हिंसा तक नहीं लेना है। जी। आप पाप पाठ में पहला पेज लीजिए, इसमें पूरा मिथ्यात्व वाला पॉइंट आ गया। ओके। दूसरी अन्विति में आप हिंसा और झूठ लीजिए, ठीक है जी। इसके बाद चोरी और कुशील लेना है, चोरी कुशील, हाँ, और आखिरी अन्विति में परिग्रह लेना है, ऐसे बांट। तो यहाँ पर आप पेज नंबर 7 पर जो दिया है पाठ का पहला पेज, उतना ही अन्विति का विषय बना, ठीक। चलिए, अब आप अपना पढ़ाना, एक दिन पहली पढ़ा रही है, उस हिसाब से आपको आप सबको गलतियां नोट करना है, ध्यान से सुने सभी। ओके, शुरू करिए। जय जिनेन्द्र बच्चों, बालबोध पाठमाला भाग 2 निकालिए। पाठ पाप, इसमें आज हम मिथ्यात्व का प्रकरण लेंगे। अच्छा बच्चों, कल हमने देव स्तुति पढ़ी थी, तो आप सबने अच्छे से पढ़ा होगा, तैयार किया आपने? अच्छा बताओ, सच्चा देव किसे कहते हैं? कौन बताएगा? किंजल जी, आप बताइए। रूपल जी, आप बताएंगे? जो सर्वितरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी हो, वो सच्चा देव। अच्छा, तो ये बताइए कि जिनका समवशरण नहीं लगता, जिनकी दिव्य ध्वनि नहीं खिलती, तो क्या वो सच्चे देव नहीं है? वो भी सच्चे देव है, लेकिन वो तीर्थंकर नहीं। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो अभी पाठ में आप बताइए कि भविजन जो है वो भगवान से क्या चाहता है? अच्छा, आप रहने दीजिए, कौन बताएगा? और निधि जी, आप बताएंगे? जी, भविजन मतलब भव्य जीव यह प्रार्थना करता है कि हमारे ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हो और अज्ञान हमारा दूर हो। सही है, आपने अच्छा बताया। पर इसमें हम थोड़ा सा और ये भी देख सकते हैं कि भाई हम 5 पाप दूर करना चाहते हैं, जिन धर्म की सेवा करना चाहते हैं, दुख के कारणभूत 8 कर्मों का नाश करना चाहते हैं, अपनी आत्मा में धर्म की उत्पत्ति हो, आत्मा पवित्र बने, तो इन सब का भी हम उपाय करना चाहते हैं और हमारे जीवन में धर्म निरंतर बना रहे, यह हमारी उपयोगिता है। तो अच्छा बच्चों, कल होमवर्क में कौन सा पाठ पढ़ के आने के लिए कहा था? बताइए, कौन बोलेगा? हाँ, निधि जी, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया, पाप। अरे वाह, आपको तो याद है, वेरी गुड। तो बच्चों चले, हम पाठशाला क्यों आते हैं ये बताइए। पता है आपको क्यों पाठशाला आते हैं हम? कौन बताएगा? हम सब पाठशाला तो आते हैं, रोज पढ़ते हैं, पर किस लिए आते हैं? आप तो तुरंत उसको बोलें किनको बताना है ना, नाम लिखे हैं सब, अच्छा जी, तुरंत बोलने की, निधि जी आप बताइए या रूपल जी आप बताइए, ऐसा चलिए। हाँ। कविता जी, आप बताइए, हम पाठशाला क्यों आते हैं?
कविता जी को अभी थोड़ा छोड़ दो, बाकी जो जिसके वीडियो ऑन है ना उनसे पूछ लो। नहीं भाई साहब, इसमें क्या है कि मोबाइल में दिख नहीं रहा मेरे को अभी कौन कौन है, इस वजह से। ठीक है। हाँ, तो मतलब थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। रूपल जी, हाँ समता जी। मुझे नहीं आता। हाँ, समता जी, कोई बात नहीं। अच्छा चलो मैं बताती हूँ। हम सब सुखी होने के लिए, अच्छा इंसान बनने के लिए पाठशाला आते हैं। तो वो कैसे बना जाता है? तो बुरे कार्यों को छोड़ करके ही हम अच्छे इंसान बन सकते हैं और सुखी बन सकते हैं। तो जिनको छोड़कर हमें सुखी और अच्छा बनना है, तो वह ऐसे कौन से माध्यम हैं, वो आज हम अपने पाठ के माध्यम से पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ से पढ़ रही हूँ। तो आप पेज नंबर 7, पाठ नंबर 2, और पाठ का नाम है पाप। ठीक है, और ये पाठ है संवाद शैली में। तो जिस तरह से मैं पढ़ रही हूँ उसी तरह से आप सबको भी पढ़ना है। आप ध्यान से पढ़िएगा, मैं किसी से भी पूछ सकती हूँ। ठीक है, अनुकरण वांचन, सॉरी बोल गई मैं, नाम नहीं बोलना चाहिए था। ठीक है चलो। अच्छा कविता जी, आप जो हैं वो पिता का पात्र पढ़ेंगे, और रूपल जी आप है वो पुत्र का पाठ पढ़ेंगे। ठीक है। पिताजी, लोग कहते हैं कि लोभ पाप का बाप है, हो तो गया। यह लोभ सबसे बड़ा पाप होगा। अच्छा, तो अब कौन बताएगा इन्होंने क्या गलती करी है? हाँ, मेरे को लगता है कि शायद इन्होंने फुल स्टॉप पे रुकना थोड़ा चाहिए था, कि भाई थोड़ा स्टॉप करके चले ताकि सेंटेंस पूरा क्लियर हो सके। तो इन छात्रों ने पढ़ा, तो अब आपको समझ में आया होगा कि पाठ में क्या क्या आया है। तो कौन बताएगा क्या क्या मुख्य बिंदुआं आए हैं पाठ के अंदर? निधि जी आप बताएंगे। हाँ, पाठ में आया है कि लोभ ही पाप का बाप है। और कौन बताएगा? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह ये पाप है। नहीं, ये पूरा अभी तक नहीं आया है। सॉरी सॉरी, हाँ 5 पाठ के नाम आ गए हैं। रूपल जी आप बताइए। सबसे बड़ा पाप तो मिथ्यात्व है। हाँ, तो अभी हम जो मतलब आपने जो पॉइंट्स नोट किए हैं, इसके अलावा भी कुछ है मुख्य बिंदु जो रह गए हैं? चलिए मैं बताती हूँ कि मिथ्यात्व जो है उसके वश होकर जीव घोर पाप करता है, और उल्टी मान्यता को ही मिथ्यात्व कहते हैं। और इस मिथ्यात्व के कारण जीव संसार में भ्रमण करता है। ठीक है, आप सबने बहुत अच्छे से जवाब दिया। अच्छा, कौन बताएगा कि इसमें क्या गलती हुई किसी जवाब को देने में, या किसी को कुछ और बताना है? ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि मिथ्यात्व किसे कहते हैं। मिथ्यात्व यानी उल्टी मान्यता, यानी पर वस्तु में दुख सुख की कल्पना करना, वो मिथ्यात्व है। जैसे शरीर को अपना मानना, शरीर को सजाते हैं उसको पुष्ट रखने के लिए, उस पे कुछ भी भक्ष अभक्ष का हम सेवन करते हैं, तो ये क्या है? तो क्या मिथ्यात्व है। पंचेंद्रिय के विषय में हम सुख मानते हैं, जैसे टीवी देखना। टीवी में बच्चे फाइटिंग के सीन देखते हैं तो क्या करते हैं, तो क्या उसमें तन्मय हो जाते हैं, वहां जैसे भाव आ रहे हैं उन भावों में जुड़ जाते हैं। हमें गर्मी में एसी की हवा बहुत अच्छी लगती है, उसके बिना आजकल चलता ही नहीं। गाने सुनते हैं तो कर्णेंद्रिय को तृप्त करने के लिए सुनते हैं। आहा मजा आ गया, फ्रेश हो गए। आज तो खाने में पिज्जा है, आजकल बच्चों को पिज्जा बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो परफ्यूम के बिना चलता ही नहीं।
ये अच्छा और ये खराब क्या करते हैं, क्योंकि ये हमें बंदी बना के रखते हैं, संसार में अटकाए रखते हैं, अपनी आत्मा को जानने की फुर्सत ही नहीं देते। कषायों और राग द्वेष को हम अच्छा मानते हैं, मैं ना हूं तो कोई भी काम हो ही नहीं सकता, सब ऐसे ही बैठे रहते हैं। थोड़ा स्ट्रिक्ट ना हो तो सारा घर ऐसे ऐसे बिखरा पड़ा रहे। तो ऐसे परद्रव्यों में एकत्व, ममत्व, कर्तत्व, भोक्तत्व बुद्धि ही मिथ्यात्व है। और कषायों का नाम, दूसरा नाम तो राग द्वेष है। लोभ कषायों में आता है क्योंकि इसके वश होकर जीव पाप करता है। ये सारी विपरीत मान्यताएं मिथ्यात्व की श्रेणी में आती हैं, जो हमें संसार में अटकाती हैं। इसीलिए मिथ्यात्व और कषाय सारे पापों की जड़ हैं, जिनके छूटे बिना हम सुखी नहीं हो सकते। जिनको मैं अच्छा मान के बैठा हूँ और जो धर्म है वो मुझे सुखी कर सकता है, मुक्ति दिला सकता है, उसे मैंने क्या करा, तो उसे मैंने बुरा मान लिया, दुख का कारण मान लिया। तो किस यही मिथ्यात्व जो है वो क्या करेगा, तो ये मिथ्यात्व हमें संसार में भ्रमण कराएगा, दुखी रखेगा, और इसके कारण हम आगे का जो भी संसार भ्रमण होगा उसमें भी दुख की ही प्राप्ति करेंगे। अब जैसे आप मेरे को मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, आप इसका मेरे को आंसर दीजिएगा। मेरे घर के पास एक 70 साल के दादा है, बिल्कुल तंदुरुस्त है। वो हर समय एक ही बात बोलते हैं, देखो मैं इस उम्र में भी फिट और फाइन हूँ, तुम लोगों की जनरेशन का तो कुछ पता ही नहीं चलता, शरीर का जरा भी ध्यान नहीं रखते, ना अच्छा खाना ना अच्छा आराम। एक मुझे देखो, मैं कितना ध्यान रखता हूँ, हेल्दी डाइट, पूरी नींद, योगा, मेडिटेशन, लाफिंग क्लब, मौज से जीता हूँ। मेरे पास तो रोग भटकते भी नहीं। तो क्या उनकी ये सोच सही है? तो क्यों? और नहीं है तो क्यों? कौन बताएगा? समता जी आप बताइए। उनकी ये सोच गलत है, क्योंकि ये मिथ्यात्व है, क्योंकि वो है तो जीव और शरीर को अपना मानते हैं, और जो भी चीजें बोलते हैं वो शरीर से जुड़ी हुई बोलते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया, एकदम सही। अच्छा, एक दूसरा एग्जाम्पल मैं आपसे पूछती हूँ। इंडिया पाकिस्तान से, सॉरी ये मैंने हिंसा तक का बनाया था इसलिए क्वेश्चन नहीं है। अच्छा चलो, अब बच्चों आप अपनी पुस्तक निकालिए, नोटबुक निकालिए, मैं आपको प्रश्न लिखवाती हूँ, तो वो आपको नोट करने हैं। पाप किसे कहते हैं? बुरे कार्यों को पाप कहते हैं। दूसरा, मिथ्यात्व किसे कहते हैं? उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं। नेक्स्ट, लोभ, अगले सोपान पे जाइए। दुख के कारण अर्थात जीव का संसार में भ्रमण करना, पर पदार्थों में दुख सुख की कल्पना करना, पंचेंद्रियों के विषय में सुख मानना, शरीर को अपना मानना, यही विपरीत मान्यता मिथ्यात्व है। तो अब इस बात को हम आगे याद करेंगे। वस्तु के संबंध में उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं। अनुराधा जी, इसके पहले क्या किया था आपने? जी, इसके पहले मैंने बोधगम्य प्रश्नोत्तर करे थे। और अभी जो परिभाषा बोली, इसके पहले क्या किया था? जी, वो परिभाषा का थोड़ा भावार्थ समझाया, ताकि परिभाषा जो बोल रही हूँ वो समझ में आए। वो तो आप विचार विश्लेषण में समझा चुकी ना। हाँ जी, पर वो सुबह जैसे अभी कल की पाठशाला में भी क्लास में समूह में भाई साहब ने कहा था कि आप एक्सप्लेन करके फिर परिभाषा लिखवाएं तो ज्यादा बेटर रहेगा। परिभाषा बोलना है और उसके ऊपर 4 सोपान लगाने, समझा तो चुके हैं हम पहले ही। जी सही। हाँ, ये वस्तु के संबंध में उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं। वस्तु के संबंध में उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं या नहीं?
वस्तु के संबंध में उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं या पाप? वस्तु के संबंध में उल्टी मान्यता को क्या कहते हैं? वस्तु के संबंध में उल्टी मान्यता मिथ्यात्व किसे कहते हैं? ठीक है, नेक्स्ट। किसी जीव को मारना क्या है? अगले सोपान पे जाइए। ये मिथ्यात्व, कषाय, पाप और हिंसा का स्वरूप जानकर हम उनसे कैसे बचें, यह विचारें। जैसे कि मेरा रंग गोरा है, मैं सुंदर दिखती हूँ, ऐसी ये जो मान्यता है, इससे हमें क्या नुकसान होगा? ये जब तक ये हैं तब तक मैं हूँ, तो ये सब चीजें जो हैं विचार करने की, ये सब उल्टी मान्यता है। तो ये जो स्वरूप हम विचार करते हैं वो उल्टी मान्यता है। तो हमने जाना कि प्रयोजनवान क्या है, हितकारी क्या है, उसके स्वरूप को विपरीत मानना, यही उल्टी मान्यता है। उसमें प्रयोजनवान जीव को अपनी आत्मा को सही जानना। आगे बढ़िए। चलो बच्चों, अब हम आज दूसरा पाठ, दूसरी अनुवृत्ति पढ़ेंगे। आपका दूसरा भाग जो है वो हमें पढ़ना है आज। तो निकालिए सब, आज हम हिंसा और झूठ के विषय में पढ़ेंगे। अच्छा, दूसरी अनुवृत्ति में कौन कौन से सोपान होंगे? जी, दूसरी अनुवृत्ति में उद्देश्य से लेकर के सारांश तक के सारे ही लगेंगे। नहीं सॉरी, पूरे लगेंगे, समापन भी लगेगा और गृह कार्य भी लगेगा। मतलब उद्देश्य कथन, पूर्व पाठ मूल्यांकन, ये सब फिर से होगा क्या दूसरी अनुवृत्ति में? पहले दिन की दूसरी अनुवृत्ति है, तो इसमें बोर्ड कार्य, पूर्व पाठ मूल्यांकन, उद्देश्य कथन, ये सब भी होगा क्या फिर से? हाँ, वैसे जो कहते हैं चिंतामण जी जो अध्यापक हैं, उन्होंने बताया था कि पूर्व पाठ मूल्यांकन होगा, क्योंकि जो आपने पहले पढ़ाया है तो आप उसमें से क्वेश्चन कर सकते हैं। दूसरी अनुवृत्ति, दूसरे दिन नहीं, दूसरी अनुवृत्ति, पहले दिन की दूसरी अनुवृत्ति। पहले दिन की दूसरी अनुवृत्ति में सीधा आदर्श वचन से शुरू होगा। अभी आपने आदर्श वाचन ही शुरू किया था, दूसरी अनुवृत्ति अब शुरू की है ना? हाँ जी, तो वहीं से शुरू होगा ना, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन। आप थोड़ा दोबारा पूछे, मैं कंफ्यूज हो गई। दूसरी अनुवृत्ति में कौन कौन से सोपान होंगे? जी, आदर्श वचन से चलेगा आगे और पूरा गृह कार्य तक होगा। वचन, विचार, विश्लेषण, ऐसे बोलना पड़ेगा आपको सोपानों के। हाँ जी। तो आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, फिर उसके बाद में व्याख्या में तीनों सोपान लगेंगे, मूल्यांकन, संवाद और स्पष्टीकरण। हाँ, विचार विश्लेषण, मूल्यांकन, संवाद और स्पष्टीकरण। और उसके बाद में पारिभाषिक, भाववासन परक और जीवन उपयोगी परक। ठीक है। अब इसके बाद बोधगम्य प्रश्न, फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उसके अंदर आप तीनों लगाएंगे। पारिभाषिक जीव, हाँ, तीनों लगेंगे। फिर उसके बाद आएगा सारांश और उसके बाद समापन और उसके बाद में गृह कार्य। बहुत अच्छा, ठीक है। समापन मूल्यांकन का एक हिसाब से एक प्रश्न पूछिए। वस्तु के संबंध में उल्टी मान्यता क्या है?
ठीक है, तो इस तरह आपने पहले दिन की दूसरी अनुमिति पढ़ाई और अच्छा पढ़ाया, स्पष्टीकरण अच्छा किया है, प्रोसेस पूरी की है। अब फिर भी कुछ कमियां रही हैं जो सुधारना है, तो वो कौन कौन बताएंगे? दीदी जी आप बताइए, रूपल जी, सब एक एक पॉइंट बताते जाइए। सर आदर्श वाचन नहीं किया अनुराधा जी ने, सीधे अनुकरण वाचन पे आ गए थे। उन्होंने पढ़ा तो था ने, आपने सर नेक्स्ट बोला था शायद, मेरे ख्याल से। एक्चुअली मैंने 100% कंफर्म याद नहीं है। उन्होंने बोला था कि अनुकरण वाचन, लेकिन पर आदर्श वाचन नहीं किया था। नहीं किया था आदर्श वाचन नहीं किया था। अच्छा, और पूर्व मूल्यांकन भी मतलब पहले बाद में किया। पहले पता ये लेसन पढ़ रहे हम लोग और फिर वो भूल गए वापस। नहीं, वो भाई साहब ने बोला था कि आपको बोर्ड कार्य में पहले ये बता देना है कि ये पाठ ले रही हूँ, अभी बोला ना उन्होंने। अच्छा, फिर आप सिर्फ एक्शन कर देना, इस वजह से। हाँ ठीक है। फिर मूल्यांकन, फिर उद्देश्य कथन, ठीक है, और उसके बाद फिर आदर्श वाचन। आदर्श वाचन रह गया क्या? आपको क्या मैंने लगता? बोला था कि मैं पढ़ रही हूँ, फिर मतलब उसके बाद में शायद लगभग मैंने नहीं पढ़ा है, मतलब पॉइंट नहीं पढ़ा है पेज के। हाँ चलिए, यदि गलती हुई तो क्योंकि उसमें मैंने क्वेश्चन करे थे थोड़े से कि भी सुखी होने का क्या मतलब, पाठशाला क्यों आते हैं, पाठ उसके बाद। हाँ और ठीक है, और इसके बाद आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन में क्या किया? हाँ निधि जी बोलो। सर एक चीज और, पाप की परिभाषा अंत में आई है, शुरू में ही उन्होंने उसको बता दिया। ध्यान में आया अनुराधा जी? जी जी जी, ये आखिरी में आएगी, यहाँ नहीं है, तो यहाँ आपको नहीं समझाना है और ना उसके प्रश्न लिखाना है, ना पूछना है। हाँ जी, ठीक है, चलिए। एक तो गलती मैं निकाल बोलूं? दिया, गलतियां जरूर पूछी, बाद में निर्देश नहीं दिया था पूरा। और बताइए, पाप की परिभाषा वाला पॉइंट भी हो गया। और बताओ। मैं बोलूं सर? हाँ बोलिए तो रूपल जी। यहाँ पे ना मिथ्यात्व का मतलब आपने एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे दिए अनुराधा जी, लेकिन बच्चों को वो क्लिक होने के लिए ना सबसे पहले मुझे लगता है मिथ्यात्व को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए था। जैसे कि जीव और अजीव पाठ भी हुआ है और मेरा धाम भी पाठ हुआ है, तो उसमें ना जानना देखना जीव का काम है और शरीर में ज्ञान नहीं है। ये दोनों कंसेप्ट अगर उनके क्लियर होते हैं, फिर उन्होंने जैसे पढ़ाया ना अपने को कि मिथ्यात्व मतलब शरीर और जीव का जो गलत हम सोचते हैं वो, सेकंड इज पंचेंद्रिय के विषयों में सुख मानना, और थर्ड इज कषायों में सुख मानना। तो ये ना थोड़ा सा उनको स्टेप बाय स्टेप आप वर्ड्स में बोलते हैं ना, पर बच्चे लोग सुनते हैं सच में। तो फिर आप फिर आपके एग्जाम्पल्स में एकदम काम कर जाएंगे और उनके आंसर्स भी आएंगे। जो अपन ने बच्चों को पढ़ा दिया है उसको आधार बना के यदि अपनी बात समझाएंगे, ये आपका मतलब एक्सपीरियंस, स्पष्टीकरण बिल्कुल सफल रहेगा। उसके बाद एक दो उदाहरण आप देते हैं तो भी बच्चों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ, और बताएं। और हाँ बोलिए समता जी। उन्होंने काफी बड़े बड़े वर्ड्स यूज किए, कर्तृत्व, ममत्व, एकत्व, जो बच्चों को समझ में नहीं आएंगे। बिल्कुल ठीक है। तो लेसन्स में बहुत सारा माल है, आप सिर्फ वो पढ़ेंगे ना तो मिथ्या को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। बच्चों को ये शब्द अभी पढ़ाई नहीं है और आप एकत्व, महत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व बोल दोगी तो बेचारे सोचेंगे पता नहीं क्या बोल दिया है। तो ऐसे शब्द नहीं प्रयोग करना है जो उनको समझ में नहीं आ सकते। ठीक है, आपको सरल भाषा का प्रयोग करना है जो उनके स्तर की है, उसमें समझाना है। ठीक है, बहुत अच्छा। और मिथ्यात्व की परिभाषा तो समझाई, लेकिन मिथ्यात्व छूटे कैसे, इसके विषय में भी तो और थोड़ा बताना चाहिए कि अपनी वस्तु का स्वरूप सही समझ में आ जाए। आत्मा की सच्ची समझ होने पर मिथ्यात्व छूट जाता है, और जब मिथ्यात्व छूट जाता है तो बाकी पाप भी छूट जाते हैं। मैंने आप लोगों को वो घड़े का उदाहरण दिया था, जब तक मान्यता उल्टी रहेगी तो बाकी पाप कैसे छूटेंगे। जैसे पहला घड़ा उल्टा रखा
तो दूसरा भी आपको उसके ऊपर रखना हो तो उल्टा ही रखना पड़ेगा, तीसरा भी उल्टा, चौथा भी उल्टा, ऐसे उल्टे उल्टे रखे जाएंगे। और यदि पहला घड़ा सीधा रख दिया तो दूसरा भी सीधा, तीसरा भी सीधा, चौथा भी सीधा, ऐसे। तो मान्यता जब तक उल्टी रहेगी तो बाकी पाप भी होते रहेंगे। मान्यता सीधी हो जाएगी, सही हो जाएगी, मैं आत्मा हूँ, शरीर अजीब है, मैं शरीर नहीं हूँ, ऐसा ऐसा समझ में आ जाएगा। और आत्मा को हम समझ लेंगे, जान लेंगे, तो मिथ्या तो छूट जाएगा। मिथ्या तो छूटेगा तो हिंसा भी छूटने लग जाएंगे। ठीक है ना? इस तरह सभी बिंदुओं को कवर करना चाहिए। और आपने उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं, ये परिभाषा बहुत प्रसिद्ध है। आपने वस्तु शब्द जोड़ दिया तो थोड़ा सा कठिन हो गया। वस्तु के संबंध में उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं। तो उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं ना, सब शामिल है। तो हम वही परिभाषा सिखाएं जो सरल है और ऑलरेडी इसमें बनी हुई है, तो वो बच्चों के लिए सरल रहेगी, है ना? चलिए, इस तरह अनुराधा जी शाह भावनगर, इन्होंने काफी अच्छी कोशिश की है। पहला ही प्रयास होगा मेरे ख्याल से। हाँ जी, पहली बार पढ़ाया है। तो पहली बार पढ़ाने के हिसाब से तो बहुत अच्छा पढ़ाया आपने। तो ऐसे ही आप आगे भी और अभ्यास करते रहें और कैसे रोचक बनाएं अपनी अध्यापन को, ये कोशिश करें। क्योंकि आप आराम से बोल रही थी तो थोड़ा एक्साइटमेंट भी चाहिए, मतलब स्पीड चाहिए, है ना? बच्चों में स्पीड जरूरी है। प्रवचन में तो आराम से बोलते रहते, कोई बात नहीं, लेकिन वहाँ इंटरेक्शन भी चाहिए। और ऐसा नहीं कि कौन बोलेगा, आप तो बोलो कि ये बोलो, आप बोलो, आप बोलो, तो फटाफट होता है और सारे बच्चे जागरूक रहते हैं। और अपना आप जो समझा रही हैं तो वो भी रुकना नहीं है कहीं, कुल मिलाकर। जैसे बीच बीच में आप रुक जाती थी, इतना रुकने की जरूरत नहीं है, थोड़ी स्पीड बढ़ाएं, ठीक है ना? तो ये बढ़ेगी। अभी आपको कुछ देखना भी पड़ रहा था, कुछ पढ़ रही थी आप, जो आपने लिखा होगा, है ना, उसका एक्सप्लेनेशन। तो इस कारण से स्पीड थोड़ी कम दिखी। और अभ्यास करेंगी और बार बार आप पढ़ाएंगी तो निश्चित रूप से आपका अध्यापन कार्य और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अब कौन पढ़ाएंगे? अब कविता जी का नंबर है। मैं कोशिश कर लेती हूँ, बट आई नो मैं बेस्ट तो नहीं दे पाऊंगी। आई नो दिस थिंग। मैं ट्राई कर लेती हूँ। तो कल पढ़ा लेना यदि बेस्ट नहीं दे पा रही हैं तो। हाँ, आई नो दिस थिंग मैं नहीं कर पाऊँ क्योंकि मैं मेंटली सेट नहीं हूँ। मेरे को वो प्रेशर लग रहा है कि मुझे सबमिट करना है और अभी दूसरी लिखना स्टार्ट करना है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप कर लो और बाकी सुनते रहो। अभी हमारे पास 2 और छात्र अध्यापिकाएं हैं, तो उनसे पढ़वा लेते हैं। एक चीज मुझे पूछनी थी, अगर मैं द्वितीय अन्विति शुरू करती हूँ तो फिर उसमें हमको पेज चेंज हो रहा है तो बच्चों को क्या अनाउंस करना है? क्योंकि एक तरह से तो हमने जो कंटिन्यूएशन में था हमारा गैप हुआ है, बट क्लास में गैप नहीं हुआ है, तो पेज बोलने का जरूरत नहीं है। नहीं बोलना। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसको पढ़िए। जब आप पहले नंबर उद्देश्य कथन के बाद जब आप पाठ का आदर्श वाचन करते हैं तब बोलना है। और एक बार पता चले पहले दिन की फर्स्ट अन्विति नहीं, दूसरे दिन की भी पहली अन्विति, जब भी अन्विति पढ़ाएंगे, भले आधा पाठ हुआ है तो उस दिन तो पेज निकलवाना पड़ेगा ना। नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ कि हम पहले दिन की दूसरी अन्विति ले रहे हैं तो उसमें हमको पेज नंबर बोलना है? नहीं। और उद्देश्य भी नहीं आएगा क्योंकि हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं क्लास। बिल्कुल ठीक है, पाठ भी नहीं होगा। आदर्श वाचन से स्टार्ट हो जाएगा। आदर्श वाचन के निर्देश देते हुए शुरू करें। तो छात्रों, अब हम आगे पढ़ते हैं। मैं पढ़ रहा हूँ, बस शुरू हो गए। कर लेते हैं सर, देखी जाएगी और क्या है। अधूरे मन से पढ़ेंगे तो समय नष्ट होगा हमारा, मुझे पढ़वाना है। आप नहीं सर, आपके एक्चुअली अभी मुझे ना वो सुनना है, माइनस पॉइंट सुनने हैं। कभी ऐसा भी हो सकता है ना आप रेडी नहीं हो और आपको पढ़ाना पड़ता है तो। हाँ, तो माइनस पॉइंट आपका उत्साह रहेगा तो माइनस होने की संभावनाएं कम रहेंगी, है ना? हो सकता है हम बाकी लोग आप कल स्टार्ट करते हैं।
श्रीमद जी कहीं भी जाते थे, बिल्कुल सफर करके आते थे, और जहां पहुंचे जिस गांव में, तो वहां की सभा में पहले नंबर पहुंच जाते थे, या जहां वो बैठ गए वहीं सभा इकट्ठी हो गई तो वो संबोधन शुरू कर देते थे। गुरुदेव का भी ऐसे ही था, बड़े बड़े महापुरुष हम रुचि। हमारा वो लेवल नहीं चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। आप तो वैसे ही अध्यापन करती हैं, इसलिए आपको इतना नहीं सोचना है, आप तो नहीं पढ़ाइए। सर, अभी आप मुझे ये इस चीज से हटा दीजिए, मैं पढ़ा दूंगी। ये जो चेकिंग है ना, ये सीट के उस पार और इस पार में फर्क हो जाता है। हाँ ठीक है। चलिए मैं पढ़ा रही हूँ, मैं द्वितीय अन्विति ले रही हूँ, और ये है मेरा पाठ ही है, बालबोध भाग 2 का पाठ 2, और ये है पेज 8 की अन्विति है। पुत्र किसी जीव को सताना मारना से लेकर के पिता का जो सेकंड डायलॉग है, नीचे से सेकंड डायलॉग, इसीलिए तो कहते हैं सत्य बोलने के पहले सत्य जानना आवश्यक है। तो मैं जो हिंसा और सत्य, ये दो, हिंसा और झूठ। हिंसा और झूठ, सॉरी, हिंसा और झूठ। तो अभी मुझे अब बोर्ड वगैरह कार्य करने का भी ऐसा कुछ है ही नहीं। इनकेस मुझे करना पड़ता है, अभी नहीं करना है, अभी नहीं करना है, लेकिन जब मुझे फर्स्ट टाइम करना पड़ेगा तो हमको क्या ऐसे एक्शन करके दिखाना है क्या ऑनलाइन? ठीक है, अरे आप ऐसे कर दो, अच्छा ठीक है ना। चलिए शुरू करिए। पुनी झूठ जो चोरी, पर वनिता सो दृग चोरी, आरंभ परिग्रह पीनो, पन पाप जुया वेदी कीनो। सुनिए बच्चों ये लाइन, कब सुनिए? दशलक्षण महापर्व के समय में अक्सर शाम को मंदिरों में आलोचना पाठ चलता है, तभी लाइन कभी सुनने में आई। घरों में भी तो चलता है, तो मम्मी नहीं लगाती सुबह, ये लाइन सुनी होगी तुमने। इसमें क्या बताया? 5 पाप का इसके अंदर नाम आ गया है। हिंसा, पुनी, झूठ, जो चोरी, याद आ रहा है? हिंसा, झूठ, चोरी। सॉरी सर, मुझे ना आदर्श वाचन से शुरू करना है क्या? ठीक है, मैं आदर्श से शुरू कर लेती हूँ। ठीक है सर। वाचन से शुरू करना है आपको, आपने द्वितीय अनुमति ली है, हाँ तो ठीक है, बस यही हाँ बोलते हैं कि अच्छा छात्रों हम आगे पढ़ते हैं। हाँ ठीक है, वो मैं कर लेती हूँ सर। हाँ ऐसा ऐसा शुरू शुरू हो चलो जाओ। बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं, और मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। इसमें संवाद के फॉर्म में है, तो ध्यान दीजिए, हमको उसी तरीके से बोलना चाहिए, ठीक है? सब लोग ध्यान से सुनेंगे, फिर मैं बुलवाऊंगी, जिससे भी बोलूंगी उसको पढ़ना होगा। किसी जीव को सताना, मारना, उसका दिल दुखाना ही हिंसा है ना? हाँ, दुनिया तो मात्र इसी को हिंसा कहती है, पर अपनी आत्मा में तो मोह राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, वे भी हिंसा है। इसकी खबर उसे नहीं। तो फिर गुस्सा करना और लोभ करना आदि भी हिंसा होगी। सभी कषाय हिंसा है। कषाय अर्थात राग, द्वेष और मोह को ही तो भाव हिंसा कहते हैं। दूसरों को सताना, मारना आदि तो द्रव्य हिंसा है। जैसा देखा, जाना और सुना हो, वैसा ही न कहना झूठ है। इसमें आगे बढ़िए। अच्छा देखो बच्चों, इन लोगों ने, मैंने जो पढ़ा था, अब इसमें से समता जी आप खड़े हो जाइए, आप पुत्र का संवाद पढ़िएगा, और निधि जी आप पिता का रोल पढ़िएगा, ठीक है? और अच्छे से पढ़िएगा। और देखो सब बच्चों, सबको ध्यान से सुनना है। मैं किसी को भी बीच में खड़ा कर दूंगी, जरा भी मुझे पता लगा ना आपका ध्यान नहीं है, तो फिर ध्यान दीजिए इस बात के बारे में। चलिए पढ़िए। किसी जीव को सताना, मारना, उसका दिल दुखाना ही हिंसा है ना? मैं पढ़ती हूँ। हाँ, दुनिया तो मात्र इसी को हिंसा कहती है, पर अपनी आत्मा में जो मोह राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, वे भी हिंसा है। इसकी खबर उसे नहीं। तो फिर गुस्सा करना और लोभ करना आदि भी हिंसा हो गई। सभी कषाय हिंसा है। कषाय अर्थात राग द्वेष और मोह को ही तो भाव हिंसा कहते हैं। हाँ, तो बच्चों इन लोगों ने जो पढ़ा, ध्यान दिया, कहाँ मिस्टेक की थी? आपने देखा था रूपल जी ने कहाँ पढ़ा था? हाँ, हमको ध्यान देना चाहिए। हिंसा, हिंसा नहीं बोलना, कषाय, कषा श,
कैसे बोलना है, हमको उच्चारण पे ध्यान देना चाहिए। श स के अंदर जरूर ध्यान रखिए, हिंदी पढ़ते हो ना आप लोग, तो फिर ऐसा नहीं करना। चलिए अभी देखो, हिंसा पुनि पाप, हिंसा पुनि झूठ जो चोरी, पर वनिता सुदृग जोरी, आरंभ परिग्रह बिनो, पन पाप जुया विधि कीनो। सुना आपने मैंने क्या कहा? सुनी है कभी ये लाइनें? सुनी है? आज हमारा पाठ इसी पे तो है, इसी के ऊपर आधारित है। हम जो पाप पाठ में पढ़ रहे हैं, पाप के प्रकार, हमने अभी पहले पढ़ा था ना, पहली क्लास के अंदर, पाप 5 प्रकार के होते हैं, तो इसमें वही 5 पापों के नाम बताए गए, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। अच्छा, अभी आप लोगों ने पाठ पढ़ा, मैंने भी पढ़ा था, आप घर से पढ़ के आए थे, मुख्य बिंदु बता सकते हो? मार्क किए थे? किसने मार्क किए थे? रेज योर हैंड, ऐसे नहीं। हाँ चलो बोलो, आप बोलो रूपल जी, कहाँ मार्क किया था, क्या है मुख्य बिंदु के अंदर? अच्छा आत्मा। चलो आप बोलो, द्रव्य हिंसा, वेरी गुड। निधि जी आप बोलो तो। हाँ, भाव हिंसा, वेरी गुड। सत्य बोलने से पहले सत्य जानना आवश्यक है। अरे बहुत अच्छा निधि जी, ये बहुत सही पकड़ा है आपने। अच्छा देखो, निधि, निधि तुम सुन नहीं रही हो, क्या बोला था रूपल ने, क्या बोला था? पहला वाला, पहला पहला बिंदु क्या बोला था? हाँ, द्रव्य हिंसा। ध्यान दो क्लास के अंदर, ऐसे नहीं है, मुख्य बिंदु जब पूछ रहे हैं तो उस समय ध्यान देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब हम उसी को समझाने वाले हैं, तो ध्यान दीजिए। अच्छा, अब हम इसको थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। देखो, किसी को मारने सताने से हिंसा तो ठीक है, पर दिल दुखाने से हिंसा कैसे हुई? हिंसा तो किसी को मारना, नुकसान पहुंचाना, यही समझा जाता है ना, कि राग द्वेष मोह कहाँ से आ गए। चलो इसको थोड़ा और विस्तार से हम समझते हैं। हिंसा 2 तरह की है, एक द्रव्य हिंसा और दूसरी भाव हिंसा। अब द्रव्य हिंसा किसे कहते हैं? किसी जीव को मारना, उसको सताना, उसका दिल दुखाना, वो द्रव्य हिंसा है। देखो यहाँ परिभाषा में आपने ध्यान दिया, ये नहीं कहा कि किसी मनुष्य को, किसी जीव को सताना, तो कोई भी जीव को सताना। आप अगर जैसे आपने देखा ना, स्ट्रे डॉग्स होते हैं, कोई लोग उनको सताते हैं, तो क्या हो गई? द्रव्य हिंसा हो जाती है। तो ये ध्यान रखना, किसी भी जीव को सताना, मारना या उसका दिल दुखाना द्रव्य हिंसा है। अब देखो यहाँ पर एक और चीज को ध्यान दो, दिल दुखाना, उसको भी द्रव्य हिंसा का, दिल दुखाने को द्रव्य हिंसा। इसलिए हमारी वजह से कभी किसी का मजाक नहीं उड़ना चाहिए, किसी के मजाक में भी किसी के स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। हमें ध्यान रखना चाहिए इस चीज का, हमारे वचन ना तो कठोर हो और ना उनमें अकड़ हो। इसलिए ये तो है हमारी द्रव्य हिंसा। अब भाव हिंसा क्या होती है? आत्मा में जो मोह राग द्वेष होते हैं, उनकी उत्पत्ति को भाव हिंसा कहते हैं। भाव हिंसा अंदर होती है, ये अपने परिणामों में होती है। ये जैन धर्म की हिंसा हिंसा के बारे में यूनिक व्याख्या है, जो दुनिया के किसी धर्म दर्शन में नहीं है। जिसे कहते हैं ना कि सारी दुनिया कहती है हिंसा मत करो, मारपीट मत करो, लड़ाई झगड़ा मत करो, ये पाप है। जैन दर्शन कहता है मन में अगर राग भी उत्पन्न हो गया तो वह हिंसा है। हिंसा बाहर नहीं, अंदर उत्पन्न होती है। अब यदि हिंसा मन में ही उत्पन्न नहीं हो तो वचन में कहां से आएगी? और अगर वचन में ही उत्पन्न नहीं हुई तो काया में कैसे आएगी? इसलिए मन पर कंट्रोल रहना चाहिए। एक उदाहरण से समझते हैं। किसी पहलवान ने छोटी सी बात पर नाराज होकर के रोहन के 2 थप्पड़ लगा करके चलता बना। रोहन अकेला था। अब बताओ यहाँ पर उसने उसको पलट कर जवाब नहीं दिया। अब बताओ यहाँ हिंसा किसने की? किसने की हिंसा? हाँ, पहलवान ने की। तो कौन सी हिंसा है ये? द्रव्य हिंसा, वेरी गुड। और रोहन ने, उसने तो कुछ नहीं किया ना, उसने तो कुछ नहीं किया, लेकिन मन में सोच रहा होगा। क्या सोच रहा होगा? अगली बार देख लूंगा, अभी तो मैं अकेला हूँ, अगली बार जब कभी मेरे हाथ में कोई चाकू या कुछ होगा ना, या मेरे साथ 2-4 साथी होंगे, तब बताऊंगा इसको, कर लेने दो, अभी तो मैं फंस जाऊंगा बोलूंगा तो। अब ये जो इसके मन में भाव चले, ये जो विचार चले, वो क्या है? ये भाव हिंसा है। ये इसको रोहन के ये सब सोचने से भाव हिंसा का पाप लगा। तो अच्छा बच्चों बताओ, भाव हिंसा ही असली हिंसा है ना? हमने कहा ना भाव हिंसा ही असली हिंसा है। तो बस फिर अंदर राग द्वेष मोह आदि कषाय को उत्पन्न मत होने दो, और बाहर में आलू प्याज जमीकन खाते रहो।
रात्रि भोजन करते रहो, क्या फर्क पड़ता है? भाई राग द्वेष ही तो नहीं होने चाहिए ना, क्योंकि द्रव्य हिंसा तो भारी है, असली हिंसा तो मोह राग द्वेष की है ना। तो फिर ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं चलेगा। परिणामों की विशुद्धि के लिए जमीकंद, रात्रि भोजन का त्याग करना ही पड़ेगा, क्योंकि भारी हिंसा को तो छोड़ना ही है। इसके बिना परिणामों में विशुद्धि नहीं हो पाएगी। असली अहिंसा जिसके जीवन में उतरी होगी ना, उसके जीवन में भारी हिंसा होती ही नहीं। इस चीज का ध्यान रखना। अब देखो, अगर हम इसको दूसरे शब्दों में कहें ना, इसी सब चीज को, सर मेरा फोन बैटरी डाउन हो गई है बिल्कुल। अगर हम अन्य शब्दों में कहें, नेक्स्ट स्टेप पे जाइए। लगा देती हूँ। हाँ, लगा लीजिए। हाँ, क्या चेंज कर लूं स्टेप? हाँ, स्टेप चेंज। हाँ, तो चलो, अभी तक आप लोगों ने जो समझा, मैं कुछ प्रश्न आपको दिखाती हूँ, आप उनको लिखिए। थोड़ा फास्ट लिखने की कोशिश करना। देखो, अब हिंदी में आप लोग अच्छे हो चुके हो, भले ही आपकी थर्ड लैंग्वेज हिंदी है, लेकिन जल्दी लिखना। द्रव्य हिंसा किसे कहते हैं? द्रव्य हिंसा किसे कहते हैं? द्रव्य हिंसा किसे कहते हैं? किसी को मारना, सताना, उसका दिल दुखाना द्रव्य हिंसा है। किसी को मारना, सताना, उसका दिल दुखाना द्रव्य हिंसा है। लिख लिया सबने? चलिए नेक्स्ट लिखिए। भाव हिंसा किसे कहते हैं? भाव हिंसा। चलो, भावों में हिंसा करना पाप क्यों है? कोई बता सकता है मुझे? भावों में हिंसा करना पाप क्यों है? सर स्टूडेंट्स तो मेरे पास है नहीं, मैं प्रश्न ही पूछ लेती हूँ। आप वस्तुनिष्ठ पे आइए। ठीक है, मैं वो जीवनोपयोगी, वो पिछली बार बोले थे जीवनोपयोगी सब लगाने चाहिए, तो मैंने लिख रखे हैं। चल वस्तुनिष्ठ पे आ जाती हूँ। किसी को सताना, मारना, उसका दिल दुखाना द्रव्य हिंसा है। ध्यान से सुनो, किसी को सताना, मारना, उसका दिल दुखाना द्रव्य हिंसा है। बराबर? किसी को सताना, मारना, उसका दिल दुखाना द्रव्य हिंसा है कि नहीं है? सॉरी, मेरे को द्रव्य हिंसा कहते हैं कि नहीं होना चाहिए, द्रव्य हिंसा कहते हैं कि नहीं? ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, किसी को सताना, मारना, उसका दिल दुखाना द्रव्य हिंसा है या भाव हिंसा है? किसी को सताना, मारना, उसका दिल दुखाने को क्या कहते हैं? द्रव्य हिंसा किसे कहते हैं? यहाँ ऐसी परिभाषा बना रही हैं तो क्या है पूछना चाहिए। किसी को मारना, सताना, उसका दिल दुखाना क्या है? तो वो कहेगा द्रव्य हिंसा है। फिर द्रव्य हिंसा क्या है? तो किसी को मारना, सताना, उसका दिल दुखाना द्रव्य हिंसा है। तो क्या है वाली कोई आपने किसे कहते हैं वाला तो बना ही नहीं था, तो फिर उसको इस तरह से पूछेंगे और जैसा लिखाया वैसे ही उस स्टाइल में ही पूछेंगे। ठीक है, सारांश कर दूं? हाँ, ने क्या समझा? किसी को सताना, मारना और हो गया, हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे आप? उल्टी मान्यता को बच्चों क्या कहते हैं? क्या किया आपने? समापन। अच्छा, दूसरी अनुमिति है इसलिए। हाँ, समापन मूल्यांकन प्रश्न होगा ना। फिर कटायों से होने वाली हिंसा कौन सी? क्योंकि मुझे पहली अनुमिति का भी प्रश्न पूछना था। बहुत अच्छा, कटायों से होने वाली हिंसा कौन सी है? ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट स्टेप। चलिए, अब जो बच्चों कल आज हमने जो कुछ भी पढ़ा है, जो परिभाषाएं पढ़ी हैं, वो सब आपको याद करके लाना है। कौन कौन सी परिभाषाएं याद करके आनी है? मिथ्यात्व, द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा, झूठ, और इसके आगे का अंश आपको कल पढ़ के आना है। मैं उसके मुख्य बिंदुओं के बारे में आपसे पूछूंगी, तो उनको अंडरलाइन भी करके आइएगा, और जो पढ़ा है पाठ उसको भी दोबारा पढ़िएगा। चलिए, जय जिनेट। जिनवाणी स्तुति करके जाएंगे सब लोग। चलिए जिनवाणी स्तुति करिए। बहुत बढ़िया, ओके। चलिए समता जी आप बताइए, इन्होंने क्या है क्या? मुझे तो लगा सब चले गए। नहीं है ना? अच्छा, आपके मोबाइल में, आप मोबाइल वो देखने में नहीं आता है ना।
कोई बात नहीं। ऐसा खिसकाइए स्क्रीन। हाँ वो फिर ये स्क्रीन चले जाती है ना, तो मेरे को जब मैं पढ़ाती हूँ तो फिर मुझे कुछ भी सूझता नहीं है। ऐसा स्क्रीन खिसकाइए, तीनों हाँ लोग देखें। नहीं, हाँ वो हो जाता है, वो पता है सब, लेकिन मतलब लेट हो गए इसलिए 3-4 लोग धीरे धीरे सॉरी बोल के चले गए। हाँ नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मुझे भी मालूम है ना, मैंने क्योंकि मैं मेंटली रेडी नहीं थी ना, तो इसलिए कहीं से कुछ शुरू हो गई, बट बहुत अच्छा पढ़ाया। और हमारा बच्चा यहाँ खड़ा था अभी, आके बोला कि बहुत अच्छा पढ़ा रही हैं, और उसको सुनने का मन हो रहा था। तो मतलब आपकी पढ़ाने की शैली बहुत अच्छी है, आप अच्छे से समझा रही थी, और उसमें जिज्ञासा भी पैदा हो रही थी, आकर्षण था। तो आपका अध्यापन बहुत अच्छा है। अब फिर भी अपनी प्रक्रिया के हिसाब से यदि कोई मिस्टेक हो तो समता जी बताएं। आपने कुछ नोट किया हो तो बताइए। नहीं सर, मुझे तो सब अच्छा लगा, तो ऐसा कुछ मिस्टेक नहीं लगी। ठीक है। अच्छा, बोधगम्य प्रश्नोत्तर में परिभाषित प्रश्नोत्तर लिखाने के बाद क्या भावासन परक और जीवन उपयोगी भी लिखाना पड़ेंगे? हाँ सर, बोला है ना। किसने बोला? जो हमारी निर्देश है योजना, उसमें। ठीक है, लेकिन अभी मना किया है कि बोधगम्य वाले में दोनों चीजें नहीं लिखनी है। उनका कहना ये है कि बोधगम्य में यदि हम भावासन और जीवनोपयोगी परक भी प्रश्नोत्तर लिखा देंगे तो बच्चे तो डट लेंगे। नहीं, हम लिखाना नहीं है, सिर्फ पूछना है। पूछना है बस। बोधगम्य में लिखाने के लिए होता है, इसलिए अपन को पूछना नहीं है। आप वस्तुनिष्ठ में वो ट्रांसफर कर लीजिए। आपने वस्तुनिष्ठ में ऐड नहीं किए हैं वो। नहीं सर, हमने क्या किया, बोधगम्य में जैसे मैंने 4 प्रश्न लिए। द्रव्य हिंसा किसे कहते हैं, भाव हिंसा, झूठ, और क्या सत्य समझे बिना सत्य बोला जा सकता है क्या। फिर मैंने भाषण परक अलग क्वेश्चन बनाए। भावों में हिंसा करना पाप क्यों है, किसी जीव को मारने पर पाप क्यों कहते हैं, अपने शत्रु को देखकर उसको सताने का विचार कौन सी हिंसा है, माँ से अपने भाई की चुगली करना पाप है क्या, अपनी बड़ाई के लिए बड़ी गप्पे हाँकना पाप कहलाएगा क्या। ये भाव भाषण परक प्रश्न करे। क्योंकि मैंने एक सिचुएशन क्रिएट करी है, और फिर उस पे 5 क्वेश्चन, ये मैंने वही कॉपी किया है जो हमारे उसमें योजना में दिया, निर्देश में दिया हुआ है। तो आपको ये जो प्रश्न हैं दोनों तरह के, ये बोधगम्य में शिफ्ट कर लेना, नहीं सॉरी वस्तुनिष्ठ में शिफ्ट कर लेना, क्योंकि आपने वस्तुनिष्ठ में 4 सोपान लगा के परिभाषाएं तो याद कराई, लेकिन आप तुरंत फिर जैसे मैंने नेक्स्ट बोला तो आप सारांश कथन पे आई। तो इसका मतलब ये कि आपने इसमें भावासन और जीवन उपयोगी नहीं बनाए हैं, जबकि योजना उसमें ऐसा ही है, योजना में करना है आपको। हाँ सर, उसमें ऐसा ही है। इसके वस्तुनिष्ठ के बाद सीधे सारांश कथन है। हाँ, तो आपको वहां से यहाँ शिफ्ट कर लेना है उनको। बोधगम्य वाले जो आपने जीव भावासन और जीवन, अभी तो जो लिख दिया उसको तो कुछ नहीं कर सकती, मैं वहाँ पे नोट डाल देती हूँ। लिखे रहने दो, अब आप आगे के लिए संशोधन कर लें। मैंने तो सेकंड पार्ट योजना में भी ऐसे ही बनाया जैसा पहले भी बनाया। हाँ वो सही है सर, एक्चुअली होना यही चाहिए। हम ओरल पूछ रहे हैं तो ओरल वाले साथ में होने चाहिए, वो बिल्कुल सही है। मुझे खुद को और लग रहा था, इधर तो मैंने लिखवा दिया, अब मैं एकदम से उनसे हाई लेवल का बात पूछ रही हूँ। पूछने का काम वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर में पारिभाषिक हो गए, और फिर भावासन परक, फिर जीवनोपयोगी हो जाएंगे। तो यहाँ पूछने का काम करेंगे, और उसमें भी आप कुछ है नहीं, मतलब सॉरी, हाँ सही या गलत 2 ऑप्शन दे दिए, या फिर आप 4 ऑप्शन दे दीजिए। हाँ, ऑब्जेक्टिव बना दें उनको भी, भावासन और जीवनोपयोगी को भी, मतलब लंबा पूछने की बजाय आप वो एक शब्द में उत्तर दे दे, ऐसा आप ऐसा बना दें और ऑप्शन दे दें, और बेहतर रहेगा। वो जल्दी से आपका एक ऑप्शन सही दे देगा। एक्चुअली अभी तक ये कह रहे थे ना कि वहाँ वो लिखे हुए उनको यूज करना है, तो मैंने वो ही कॉपी कर लिया, वो जो वहाँ पे निर्देश में थे उन्हीं को दोनों को डाल दिया मैंने। संभाल लें अपन, ठीक है। और इस तरह आपने काफी अच्छा पढ़ाया है। बस एक छंद का जो आपका व्यामोह था, वो जो बोलने का, उसको आप यदि
स्पष्टीकरण के अंदर बोले जहाँ की संदर्भ भी दिए जाते हैं, उदाहरण दिए जाते हैं, उदाहरण भी दिए जाते हैं, तो उसको यहाँ शिफ्ट कर लें। जब आप स्पष्टीकरण करने लगे, मतलब आपने मूल्यांकन के भी पहले छंद बोल दिया, नहीं, वो पहले मूल्यांकन तो हुआ ही नहीं ना। आ ही गया कि आपने एकदम बोला कि नहीं वो यहाँ नहीं बोलना था, मुझे आदर्श वाचन शुरू करना था। हाँ। वहां तक आपके लिए मैंने माफ। बिंदु पूछ के और फिर बोलना नेक्स्ट टाइम जब मैं मुख्य बिंदु निकलवाइए, ये मूल्यांकन हो गया। फिर आप संवाद करिए, मतलब कुछ छूट गया है तो वो निकलवाइए पॉइंट्स। उसके बाद आप जब स्पष्टीकरण करने लगे तो उसमें आप छंद बोल सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। और वो छंद क्यों बोलना है, आपकी अपनी जो देवस्तुति है, सुनिए इसकी जस्ट पहले वाली देवस्तुति है। हाँ, उसमें मिथ्यात्व आया है। देवस्तुति उसमें नहीं, मिथ्यात्व भी आया है और 5 पापों के इनाम भी आया है, मतलब स्वरूप आया है। जीवों की हम करुणा पालें, झूठ वचन नहीं कहें कदा, परधन कबहु न हरहु, स्वामी ब्रह्मचर्य व्रत रखें सदा, तृष्णा लोभ बढ़े न हमारा, तो सुधानित पिया करें। हाँ ठीक है, ये लेना बेटर है। भावना आई है, तो अपन इसका प्रयोग करें तो ये उनके स्तर का भी रहेगा और उनको अभी जस्ट पढ़ा हुआ है तो वो जल्दी से कनेक्ट होगा, वो कनेक्ट होगा। ज्ञान में भी लिखा है आपने, गुरु ज्ञान में भी आपने यही लिखा है कि हम वहाँ इस स्थिति में वो पाप के नाम जान चुके हैं सामान्य रूप से। ठीक है, ठीक है सर। एक्चुअली मुझको ये लगता है कि पूरा प्रोज चलता है तो वो थोड़ा सा बोरिंग होता है, तो कहीं बीच में ना पोएट्री या कुछ छंद आ जाना चाहिए, कोई भजन की लाइन हो या कोई छोटा सा ही हो, थोड़ा चेंज हो जाता है। बस कोशिश करेंगे जो उनको पता हो, ऐसी कोशिश करेंगे यदि वो बोले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब दूसरी बात, ये तो एक सामान्य बात है, आपने हिंदी भाषा को तृतीय भाषा बोला है। हाँ, यहाँ हैदराबाद में थोड़ा बच्चों का प्रॉब्लम है। हाँ, हिंदी लिखनी नहीं आती इन लोगों को ठीक से। तृतीय भाषा के रूप में चलती है क्या? हाँ, हिंदी तृतीय भाषा, क्योंकि अधिकतर सेकंड लैंग्वेज में लोग है ना फ्रेंच जर्मन ले लेते हैं। अच्छा, और तेलुगु वाले बच्चे तेलुगु ले लेते हैं। कहलाती है। हाँ, ऑप्शन वाली भाषा तृतीय होती है। हाँ हाँ, वो हिंदी ले लेते हैं। अच्छा, हिंदी ऑप्शन में है। हाँ, मतलब हाँ दोनों सर, ही साउथ में ऑप्शन में होती थर्ड ही है। लैंग्वेज इंग्लिश होगी, सेकंड लैंग्वेज वहाँ तेलुगु होगी और तेलुगु थर्ड है, और दूसरी लैंग्वेजेस हिंदी भी है, बट अभी जो नए बच्चे आने लगे ना वो हिंदी से थोड़ा बचने लगे हैं। अच्छा, मतलब देश का और पतन होने वाला है। हाँ, तो इसीलिए मैंने थोड़ा यहाँ हमको हिंदी पे वजन देना बहुत जरूरी है। बच्चों को पढ़ना नहीं आता। बताओ, हिंदी संस्कृत सिखाना चाहिए, और अपनी जो तेलुगु है वो तो सिखा ही रहे हैं, है ना, जो अपनी भाषाएं भारतीय भाषा वो तो सिखाएं। हमने लास्ट टाइम एक पाठशाला की थी उसमें पर्यूषण के अंदर, तो एक बच्चे को हमको पढ़ पढ़ के सुनाना पड़ा था क्वेश्चन पेपर में क्या लिखा है। उसको समझना आता है, पढ़ना नहीं आता। अपन लोग पाठशाला पढ़ाते समय भी थोड़ा उनको प्रेरित करते रहे कि हिंदी, संस्कृत और अपनी जो उनकी मातृभाषा है वो भी अच्छे से सीखें। मराठी है तो मराठी, तमिल है तो तमिल, जो भी भाषा उसकी है अपनी भाषा, मातृभाषा, वो कभी नहीं भूलना चाहिए। वो हमेशा उसको पक्का करते रहें। अदर भाषा भी सीखो आप, लेकिन पहले ये जरूरी है ना। अपनी मातृभाषा जैसे वहाँ की तमिल होगी, तेलुगु होगी, हमारी हिंदी है ना। उसके बाद फिर हिंदी राजभाषा है, उसके बाद फिर अंग्रेजी है, फिर आपको बहुत आप में क्षमता है तो आप भले ही दुनिया भर की कोई भी भाषा सीखो, कोई समस्या नहीं, लेकिन ये भाषाएं तो आना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा पढ़ाया। समता जी पहले पढ़ा चुकी हैं, लेकिन कल आपको पहले नंबर पढ़ाना है। समता जी, निधि जी और भी जो हैं, क्योंकि एक ही बार पढ़ाया है, अब दोबारा आपको पढ़ाना है, तो 5 पाठों को तैयार कर लें। समता जी की कोई प्रॉब्लम हो तो बाद में पढ़ाएंगे, है ना। बाकी मैं अभी कषाय पाठ की योजना को खत्म कर लूं, मैं कल ना पढ़ा करके पहले उसका रिटन वर्क कंप्लीट कर लूं। वो नहीं बोलेंगे पढ़ाने के लिए, अब आप पहले अपनी रिटर्न वर्क कंप्लीट करिए, होमवर्क उसको सबमिट करिए। दोनों पाठ योजनाएं, पाठ निर्देश, है ना। पाठ निर्देश नहीं दिया मिलेगा आपको, अभी नहीं दिया पाठ निर्देश, कल मिलेगा। कल सर, कल दोपहर में क्लास रहेगी?
नहीं, कल हमारे बच्चे मतलब जो स्टूडेंट्स हैं वो आज वहाँ गए हैं, वो मांगी दूंगी। इस कारण से मैंने सोचा कि आप लोगों की 2-3 दिन क्लास नहीं हो पाई ढंग से, तो इसलिए मैंने दोपहर में भी ले ली और अभी भी ले ली, जिससे आपका कवर हो जाए और आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, तो आप प्रैक्टिकल में और आगे भी अच्छा कर सकें। ठीक है, तो सर फिर कल शाम को 7 बजे क्लास रहेगी। कह रहे थे दोबारा ऐसे कहते जा रहे थे कि दोबारा ले ली, तो ठीक है, आपकी प्रैक्टिस हो जाए इसके लिए किया है। तो सर कल शाम को 7 बजे रहेगी फिर क्लास। कल शाम को 7 बजे ही रहेगी, दोपहर में नहीं रहेगी। ओके, हाँ ठीक है, थैंक यू सर। जय श्री जय जय जाप करके गायब सर करें।